हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। तो स्टार्ट करने वाले हैं डॉम प्लस मॉडर्न जीएस क्लास 1 को। बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं। एक रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है और यहाँ पर आपको एक क्लास अगले 3 घंटे के अंदर मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने बोला विंडो, सेकेंडली हमने बोला डॉम, और थर्ड हमने बोला बॉम। ठीक है, तो ये बम वाला बॉम नहीं है, ठीक है, अलग चीज़ है, समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो विंडो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विंडो होता क्या है। मैंने कहा कि एक विंडो एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे हमने पहले पढ़ा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है, रेफरेंस टाइप से हमने पढ़े थे। वहाँ पे हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, वहाँ पे एरेज के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। वैसे विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कोई स्कोप वाली चीज़ नहीं होती, राइट। इसको क्रिएट कौन करता है? दिस इज क्रिएटेड बाय ब्राउज़र। इसको ब्राउज़र क्रिएट करता है, राइट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ ब्राउज़र विंडो, राइट। अब जब ब्राउज़र आप ओपन करते हैं, एक विंडो ओपन होती है, राइट। तो उसी विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंडर आपका डॉम लाई करता है, इसके अंडर आपका बॉम लाई करता है, और इसी के अंडर आपके जेएस के जो कोर फंक्शंस हैं या जिसकी जो कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, वो सब इसके अंदर लाई करते हैं, राइट। तो विंडोज़ बोल रहा हूँ बार बार मैं, विंडो ऑब्जेक्ट आपकी एक टॉप लेवल एंटिटी होती है, राइट। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने अब तक सीखा कि कॉन्सोल डॉट लॉक करने से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, लॉक करवा सकते हैं कॉन्सोल टैब के अंदर, राइट, कॉन्सोल विंडो में। तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मैंने बोला ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं। तो उसी प्रकार अगर ये टॉप लेवल एंटिटी है, टॉप लेवल ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ विंडो डॉट कॉन्सोल डॉट लॉग, तो ये भी चलना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेगा, ये भी चलेगा, राइट। तो विंडो जब भी हमारे सामने आएगा तो विंडो ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ब्राउज़र ने क्रिएट किया, जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्राउज़र विंडो को। एक टॉप लेवल एंटिटी होती है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट एक ये होता है, ठीक है। एक ऐसा तरीका आपको प्रदान करता है जिसके द्वारा ब्राउज़र की विंडो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा तरीका आपको प्रदान करता है जिसके द्वारा ब्राउज़र की जो विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है उसको आप कंट्रोल कर पाएँ। अभी थ्योरेटिकली समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। अगर इसमें 100 में से 10% में समझ में आए तो बिल्कुल ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, चीज़ें और क्लैरिटी से आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए अगर मैं सिर्फ सिंगल लाइन में समझ में आई है कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है तो बहुत बढ़िया। हमने बोला एक विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है क्रिएटेड बाय ब्राउज़र, जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्राउज़र की विंडो को। अगर मैं चाहूँ ब्राउज़र विंडो के साथ कुछ भी कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, तो इस विंडो ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। बहुत बढ़िया। डोम के बारे में बात करते हैं। डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अब ये क्या चीज़ है? मैंने कहा कि आपने जितना भी HTML का पूरा वेब पेज लिख लिया है, उस सारे के सारे वेब पेज को हम एक JS के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने बोला उस सारे के सारे HTML के कोड को आपने JS के एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसको मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट। मैंने बोला कि आपका ये पूरा का पूरा कोड था, ठीक है, आपने इस पूरे के पूरे कोड को एक JS के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इस JS के ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ? डॉक्यूमेंट। इसको मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट। इसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार इसको हम ट्राई करते हैं, रन करते हैं। जैसे ही आपको स्क्रीन विजिबल होगी आप मुझे बताएंगे भैया विजिबल है। चलो शुरू करते हैं। तो हम गए यहाँ पर और हमने यहाँ पर लिख दिया कि लेट से यहाँ पे मैं चला गया अपनी कोड हेल्प की वेबसाइट पर, और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। इंस्पेक्ट पर जाकर मैं कंसोल विंडो में टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट। तो इससे क्या हुआ? डॉक्यूमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया भैया। मैंने कहा कैसे? देखो, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा HTML कोड मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। पूरा का पूरा HTML कोड मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। क्या बात समझ में आई दोस्त? ठीक है। अगर मैं सिर्फ बॉडी देखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है जी। इससे डॉक्यूमेंट बॉडी यहाँ पर पूरी की पूरी आ जाएगी, राइट। तो अगर मैं देखना चाहूँ, दोबारा आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ दोबारा कि अगर मैं अपने पूरे के पूरे HTML कोड को एक JS ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो उसे मैं डॉक्यूमेंट कहता हूँ, और इस पूरे मॉडल को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। आपने इस पूरे HTML कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम आपने रख दिया डॉक्यूमेंट। अगर आप देखना चाहें इसको कंसोल पर लिख के देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, राइट। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो इसे करना क्या चाहते हैं? मैं बोला आज का पूरा लेक्चर आपका इस डॉम पर ही बेस्ड है, हमने बहुत सारी HTML प्रॉपर्टीज अब तक सीखी, ठीक है,
कि स्ट्रक्चर पूरा पूरा कैसे डिफाइन करते हैं। हमने बहुत सारी CSS सीखी, जहाँ पे सीखा हमने स्टाइलिंग किस प्रकार की जाती है। अब जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से कंफर्टेबल होने के बाद, लास्ट वीक हमारा JS बेसिक्स का था, हमें HTML आ चुकी है, हमें CSS आ चुकी है। जावास्क्रिप्ट जो कि ब्रेन होता है आपके पूरे वेब ऐप का, राइट, उसको सीखने वाले हैं कैसे मैं जावास्क्रिप्ट के कोड का यूज़ करके HTML स्ट्रक्चर में, HTML एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकता हूँ, कैसे मैं जावास्क्रिप्ट के कोड का यूज़ करके CSS में स्टाइलिंग में चेंजेस कर सकता हूँ। समझते हैं कैसे? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लास्ट एक चीज़ समझ, इसका नाम है बॉम। तो बॉम बेसिकली क्या होता है, एक आपको मैं प्रॉपर सी डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है। इसके आगे और डेप्थ में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक लाइन में समझनी है। हमने कहा कि इट अलाउज JS टू टॉक टू ब्राउजर अबाउट मैटर्स अदर देन कंटेंट ऑफ पेज, ठीक है। पेज के कंटेंट को छोड़कर किसी भी और मैटर के ऊपर, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो इन सारे मैटर्स को लेकर आप बॉम का यूज़ करते हो कम्युनिकेट करने के लिए। सो बेसिकली क्या हो रहा होता है, अगर आपको आपके ब्राउजर से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट कैसे करता हो, एक तरीके से आपको जो अलर्ट्स होते हैं, अलर्ट बॉक्स जो ऊपर से आता है जहाँ पे आप ओके या कैंसिल सेलेक्ट करते हैं, वो अलर्ट बॉक्स पे एक तरीके से ब्राउजर से कम्युनिकेट करने का तरीका ही होता है, राइट। तो जब आप ब्राउजर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं अदर देन कंटेंट ऑफ पेज, कंटेंट तो आपका HTML संभाल रहा है, कंटेंट तो आपका डॉम के अंदर सारा पड़ा ही हुआ है, राइट, हायरार्की पूरी पड़ी हुई है डॉम के अंदर। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आपकी जावास्क्रिप्ट कम्युनिकेट करना चाहती है ब्राउजर के साथ किसी ऐसे मैटर पे जो कि कंटेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बॉम का यूज़ कर रहे हैं, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ पर हमें सिर्फ अगर 2-3 चीज़ समझ में आई हो तो हम बिल्कुल सफल चल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो बहुत बेकार चल रहे हैं। विंडो क्या होता है, हमारा विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जो कि ब्राउज़र क्रिएट करता है। इसका काम क्या होता है, ब्राउज़र की विंडो को दर्शाना। मुझे एक तरीका मिलता है जिसके द्वारा मैं ब्राउज़र की विंडो को कंट्रोल कर सकता हूँ यूजिंग विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। मैंने बोला सेकंड वे क्या है, डॉम। सेकंड चीज़ क्या है, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मेरे पूरे के पूरे वेब पेज को मैंने एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को मैं डॉक्यूमेंट बोलता हूँ, या तो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, आपको पूरा समझाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है ये पूरा आपका। आप जो HTML का कोड लिखते हैं किस प्रकार वो रेंडर होता है, पूरा समझाऊंगा इसके बाद में, चिंता ना करें। बट अभी सिर्फ ये लाइन समझने की पूरा HTML कोड मेरा कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन गया है और उसको मैं डॉक्यूमेंट कहता हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं टाइप करूँगा कंसोल में डॉक्यूमेंट, मैं देख पाऊंगा। थर्ड, बॉम, कंटेंट ऑफ वेब पेज को छोड़कर किसी भी और चीज़ के ऊपर अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ अगर जावास्क्रिप्ट कम्युनिकेट करना चाहती है ब्राउजर के साथ, तो मैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करता हूँ। इन डेप्थ कैसे ये लोकेशन की बात कर सकते हैं, कैसे लोकेशन आपकी बॉम के अंदर आती है, कैसे हिस्ट्री आपकी बॉम के अंदर आती है, कैसे स्क्रीन आपकी बॉम के अंदर आती है, हम आगे जाके समझते हुए चलेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ चुके हैं कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। जैसे आगे बढ़ते और क्लैरिटी हमें मिलती जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साफ साफ यार कि डॉम के बारे में बात करते हैं दोबारा एक बार, ठीक है। डॉम के बारे में अगर दोबारा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और इन डेप्थ जाना पड़ेगा मैं थोड़ा सा। हमने बोला डॉम किसके लिए आता है भाई, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होता है ये, हमने अभी समझा, मेरे पूरे के पूरे वेब पेज को हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और उस ऑब्जेक्ट को मैं डॉक्यूमेंट बोलता हूँ, वो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं पहले भी आपको डॉम पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैं डॉम देखना चाहता हूँ तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ऐसा एक रूट एलिमेंट सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे उसके चाइल्ड एलिमेंट होंगे और उन सारे एलिमेंट्स के नीचे और एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एक हायरार्की होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपने पूरा पूरा HTML का कोड लिख दिया है, ठीक है, तो किस प्रकार रेंडर हो रहा होता है उसको समझ लेते हैं। मैंने कहा कि आपका HTML टैग होगा, ठीक है, इसको आपने कहीं क्लोज किया होगा, ठीक है, अंदर आपके और टैग होंगे, आपने हेड टैग बना रखा होगा, आपने उसको क्लोज किया होगा, ठीक है, आपने बॉडी टैग बना रखा होगा, आपने उसको कहीं क्लोज किया होगा, राइट, इस प्रकार चल रहा होगा कुछ। तो मैंने कहा कि किस प्रकार रेंडर होता है। मैंने बोला सबसे पहले तो आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स ही हैं, यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ T लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, राइट। सबसे पहले तो यहाँ आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स ही हैं, राइट। इन कैरेक्टर्स के अंदर अगर मैं कहूँ कि अगर आपका कोई स्ट्रिंग या कोई वर्ड इन 2 एरो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कन्वर्ट हो गया कुछ टैग्स के अंदर, वो कन्वर्ट हो गया कुछ टैग्स के अंदर, राइट। तो अब क्या होता है, अब इन टैग्स को कन्वर्ट किया जाता है टोकन्स के अंदर, और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये आपका टोकनाइजर करता है, ठीक है, टोकनाइजर करता है। इन टोकन्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है, इन टोकन्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, किस चीज़ के अंदर, नोड्स के अंदर, नोड्स के अंदर, राइट।
और नोड्स क्रिएट होने के बाद आपका पूरा का पूरा डॉम रेडी हो जाता है। तो इस प्रकार स्टार्टिंग में तो आपने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उन कैरेक्टर्स को आप टैग्स में कन्वर्ट करते हो। कोई आपका स्टार्टिंग टैग होगा, कोई आपका एंडिंग टैग होगा, कोई आपका मेटा टैग होगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स आपके कैटेगराइज होंगे, राइट। उन टैग्स को आप कन्वर्ट करते हो टोकन्स में, जो कि टोकनाइजर हैंडल करता है। जब टोकन्स में आप कन्वर्ट कर लेते हो, एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जो कि उनको उन टैग्स को नोड्स में कन्वर्ट करता है, उन टैग्स को नोड्स में कन्वर्ट करता है, राइट। और फिर आपका डॉम रेडी हो जाता है, और फिर आपका डॉम रेडी हो जाता है। अगर आपको दिखाना हो मुझे कि डॉम किस प्रकार का दिखता है, तो यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। देखो ये कुछ है सही, एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपका रूट एलिमेंट है HTML, फिर एक एलिमेंट है हेड, एक एलिमेंट है बॉडी, हेड और बॉडी, यहाँ पर सिबलिंग है, ठीक है। साइड साइड में अगर आ रहे हैं तो सिबलिंग माने जाते हैं, ऊपर नीचे आते हैं तो पेरेंट और चाइल्ड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेड के नीचे आपका टाइटल आ रहा है, तो हेड आपका पेरेंट होगा टाइटल का, ठीक है। तो हेड इज अ पेरेंट ऑफ टाइटल नोड और टाइटल इज अ चाइल्ड नोड ऑफ हेड नोड, ठीक है। इस प्रकार से डॉम का स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर बना पड़ा है, राइट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी क्लासेस के अंदर कि क्या होता है डॉम, कैसा वो ट्री स्ट्रक्चर दिखता है। ऑलरेडी हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके आगे हम करना क्या चाहते हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने डॉम पढ़ लिया, बॉम पढ़ लिया, विंडोज ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। हम चाहते हैं कि HTML एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम डॉम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसको हम अपडेट कर सकते हैं, नए एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, कुछ एलिमेंट जो पहले से उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और कैसे मैं CSS प्रॉपर्टीज़ में या CSS स्टाइलिंग में चेंजेस कर सकता हूँ यूजिंग JS। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन समझते हैं चीज़ें कैसे काम करेंगी, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं वापस हमारी कोड हेल्प की वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो है एक मेथड, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फेच कर सकता हूँ, देखते हैं उसका नाम क्या है। मैंने बोला इस मेथड का नाम है गेट एलिमेंट बाय ID, राइट। अगर मैं किसी एलिमेंट के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, लेट से मैं कुछ भी चेंजेस उसमें करना चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे उस एलिमेंट को लेके आना पड़ेगा, उस एलिमेंट को कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा, राइट। तो उस एलिमेंट को फाइंड कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा, राइट। यहाँ मैंने ID बता दी उसकी कि लेट से उसकी ID क्या है, उसकी ID है हेडिंग, ऐसा करके उसकी हेडिंग पड़ी, तो मैंने ऐसे करके उस एलिमेंट को फेच कर लिया है। समझते हैं, करके देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, अभी सिर्फ थोड़ी देख रहे हैं, राइट। चलते हैं, वापस चलते हैं कैसे होगा ये। तो अभी भैया समझ में नहीं आया क्या होता है गेट एलिमेंट बाय ID। मैंने कहा बहुत बड़ी, जब हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम MDN करते हैं। तो हम गए यहाँ पर, हमने यहाँ पे सर्च किया जी गेट एलिमेंट बाय ID MDN, ठीक है। इतना काम नहीं कर लिया, हम यहाँ पे गए, इसने क्या कहा, द डॉक्यूमेंट मेथड गेट एलिमेंट बाय ID रिटर्न्स एन एलिमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट whose ID प्रॉपरली मैचेस विद स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। जो भी ID आप यहाँ पे इनपुट में देंगे, इनपुट पैरामीटर के अंदर, वो एलिमेंट आपको रिटर्न हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, देखो, तो यहाँ पर ही मैंने एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इस पूरे पेज को, और मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, कंटेंट, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कंटेंट नाम की एक ID पड़ी है, राइट। तो मैं कंसोल में गया, और कंसोल में जाकर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैंने ID बता दी, ID का नाम क्या है, कंटेंट है। क्या हुआ इससे वो पूरा का पूरा जो भी HTML एलिमेंट था जिसकी ID कंटेंट थी, वो उठ के आ गया। तो किसकी ID कंटेंट थी भैया, इस मेन की ID कंटेंट थी। तो इस मेन के अंदर जितना भी कोड था, वो सारा का सारा कोड मुझे यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है जी। लेट से मैंने सिर्फ स्पेसिफिकेशंस वाली ID कॉपी कर ली, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पेसिफिकेशन। तो जिसकी भी ID स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग के इक्वल होगी, वो एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और आया मेरे पास ये S2 एलिमेंट, क्योंकि इसकी ID स्पेसिफिकेशन है। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड जनरेट हो गया, जो भी यहाँ पर इस पूरे डॉम के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ा हुआ, राइट। तो अगर मुझे कोई भी एलिमेंट फेच करना है जिसकी ID मुझे पता है, तो मैं इस मेथड का यूज़ करके, गेट एलिमेंट बाय ID मेथड का यूज़ करके उसे फेच कर सकता हूँ। बट अगर लेट से मैंने यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होती, मैं यहाँ पर S की जगह अगर लेट से गलती से इस S को रिमूव कर देता हूँ, तो क्या होता, अगर मैं इसको S को रिमूव करूँ तो अब क्या होगा, अब एंटर करूँ, कुछ भी नहीं, नल आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं कोई गलत ID डालता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी ID डालता हूँ जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में क्या आता है आंसर, उस केस में आंसर नल आता है, ठीक है। दो चीज़ों का मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है, वो दो चीज़ें क्या है समझाता हूँ आपको मैं। जब हम गेट एलिमेंट ID पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ कि इट इज़ कॉल्ड, इसको आपको हमेशा कॉल करना है, इस मेथड को किसके ऊपर,
इसको आपको हमेशा कॉल करना है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमेशा इस मेथड को हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करेंगे। सेकंड चीज़, ये हमेशा इट रिटर्न्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट, हमेशा आपको आउटपुट में एक सिंगल एलिमेंट या एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही आपको रिटर्न हो रहा होगा। कॉमन सेंस है भैया ये तो। मैंने कहा कैसे भैया, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि आईडी तो हमेशा यूनिक ही होती है ना। तो अगर आईडी यूनिक है तो सिंगल एलिमेंट ही तो निकल के आएगा आउटपुट में। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही, ऑन पॉइंट बात कर रहे हो, वेरी गुड। बट सवाल ये है कि लेट्स से मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए आंसर में, वो कैसे आएंगे भैया? आईडी सिंगल होती है तो ऑब्जेक्ट तो सिंगल ही आएगा, पर क्लास तो भैया बहुत सारे एलिमेंट की सेम हो सकती है ना। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक h1 दिया था, उसकी क्लास मैंने दे दी हेडिंग, ठीक है। और लेट्स से मैंने नीचे कहीं पर h2 दिया था, h3 दिया था, उनकी क्लास ही मैंने दे दी हेडिंग। सेम दे सकता हूँ क्लास में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हो। तो अगर मेरे को ये सारे के सारे एलिमेंट आउटपुट में चाहिए तो अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा इसका भी उपाय है, इसके लिए भी एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है, इसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। उसके बारे में पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अरे भैया हमें तो आता ही नहीं है ये, अगर नहीं आता तो क्या करते हैं भैया? MDN करते हैं। तो MDN कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। तो हम यहाँ पे गए, हमने लिखा जी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम MDN, ठीक है। तो ये पेज आ गया हमारे पास। हमने क्या बोला? द गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरफेस रिटर्न एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स विच हैव ऑल द गिवन क्लास नेम या नेम्स, ठीक है। तो जो हम क्लास का नेम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जहां पर भी प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट मुझे एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट में रिटर्न होके मिल जाएंगे इन आउटपुट। यहाँ लिखा है एरे लाइक ऑब्जेक्ट, ना तो ये एरे है, ये क्या है? एक HTML कलेक्शन है। तो जो आउटपुट में हमें मिल रहा है वो एक HTML कलेक्शन है, राइट? वो एक एरे नहीं है। दैट बिलोंग्स टू HTML कलेक्शन इंटरफेस रिप्रेजेंट अ जेनरिक कलेक्शन। एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एरे नहीं होता। फर्क है दोनों चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो भैया आइटरेट कैसे करेंगे इसके ऊपर? मैंने कहा फॉर लूप लगा देना है, फॉर लूप लगा के आइटरेट करना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये समझते हैं हमने क्या किया। हमें ये समझना है, क्लास नेम समझना है, तो हम वापस गए, हमने यहीं पर इसको इंस्पेक्ट कर दिया। चलो इंस्पेक्ट कर दिया, एक बार कोड देखते हैं, क्लासेस देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर इन्होंने ऐड की हुई है। तो हमने यहाँ पर देखा पेज रैपर, साइड बार, कोई कौन सी क्लास है, क्लास। हमने डिव के अंदर देखा क्लास, तो हिडन है ना, हिडन वाली क्लासेस देखते हैं एक बार, एक बार कौन सी है। तो हम गए यहाँ पे, हमने बोला जी हमको दिखाओ कंसोल। हमने बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ डाल दिया हिडन। अब जो हिडन होगा वो सब हमें विजिबल होगा। तो क्या है आंसर के अंदर? भैया आंसर के अंदर मुझे चार ऑब्जेक्ट रिटर्न हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। HTML कलेक्शन यहाँ पर कहीं लिखा होगा प्रोटोटाइप के अंदर, देखो ये लिखा हुआ। आपको एरे रिटर्न नहीं हुआ, आपको HTML कलेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, राइट? तो इस प्रकार आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं जिनका भी क्लास नेम एग्जैक्टली इक्वल होगा जो भी आप यहाँ पर इनपुट पैरामीटर में देंगे। भैया एक और तरीका मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर जाकर लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो इसमें जब टैग का नाम बता देंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो मैंने कहा पैराग्राफ वाला टैग यूज करते हैं। तो क्या हुआ? टोटल 35 आपको ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रिटर्न हो गए। देखो ये सारे के सारे आपके पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पैराग्राफ्स हैं। मैंने कहा भैया पैराग्राफ से मन भर गया, अब कुछ और चाहिए हमें तो चाहिए H1। कितने आ रहे हैं भैया? एक ही आ रहा है, बस एक ही आ रहा है। कौन सा वाला? इस पर जैसे ही होवर करता हूँ लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड में तुम्हें वो हाईलाइटेड दिख रहा है, राइट? तो इस प्रकार से अगर तुम चाहो तो मल्टीपल, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट हमेशा रिटर्न करेगा आपको जिससे आईडी मैच कर जाएगी। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं जिनका भी वो टैग नेम या वो क्लास नेम मैच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी है, हमें वो आपको बता देता हूँ मैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है, कीप इन माइंड। चलो क्या कहते हैं वो, कीप इन माइंड। क्या भैया क्या याद रखना है? मैंने कहा सबसे पहली चीज़ बोथ मेथड्स, कौन कौन से मेथड? एक तो गेट
एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे गेट एलिमेंट्स है, एस लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एलिमेंट है, तो कंफ्यूज मत होना। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और यहाँ पर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मेथड जो हैं ये अगेन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आपको इनको रन करना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, दोनों के दोनों मेथड जो है रिटर्न करते हैं मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स ये रिटर्न करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। और थर्ड एंड लास्ट, द लिस्ट रिटर्न, जो भी लिस्ट आपको रिटर्न कर रहे हैं, जो भी आपको लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, इज़ नॉट एन एरे, वो एक एरे नहीं होता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, HTML कलेक्शन से बिलोंग करता है, पर एरे नहीं होता, राइट। फॉर्मेट क्या होता है, हमने बोल दिया इस प्रकार कि भैया डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अप्लाई करते हो गेट एलिमेंट्स, एस जरूर लगाना भूलना मत, बाय क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लास का नाम डाल दोगे, लेट्स से क्लास का नाम है रैपर, तो आपने रैपर लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आप चाहो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे रिटर्न करवा सकते हो जिनकी क्लास का नाम आपको पता है, आप क्लास का नाम इनपुट आर्गुमेंट में डालोगे, इनपुट पैरामीटर में डालोगे और आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो जाएंगे। क्या बात समझ में आती है मित्रों? आई थिंक समझ में आती है कि बहुत सिंपल है। अब तक हमने क्या सीखा, दोबारा समझते हैं एक बार। हमने सीखा अभी तक भैया कि विंडो क्या होता है, एक प्रकार का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसका यूज होता है कि हम ब्राउजर विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। डॉम क्या होता है, एक प्रकार का ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रकार की हायरार्की होती है, एक प्रकार का आपने बस क्या किया, HTML के सारे कोड को एक JS ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे, उसको आप डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, आपने बोल दिया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लाई करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। बॉम क्या होता है, बॉम कहता है कंटेंट से डील करने के अलावा कोई भी अगर मैटर है जिसमें तुम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से कम्युनिकेट करवाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं हैंडल करूंगा, राइट। ये बात समझ में आती है। आगे चलते हैं। डॉम के बारे में दोबारा पढ़ा हमने, ठीक है, किस प्रकार चीज़ें काम करती है, कैसे आपके कैरेक्टर्स कन्वर्ट होते हैं टैग्स में, टैग्स कैसे कन्वर्ट होते हैं टोकन्स के अंदर, टोकन्स कैसे कन्वर्ट होते हैं नोड्स के अंदर, और नोड्स मिलकर आपकी एक डॉम बनाती है। डॉम का ऑब्जेक्ट हमने देखा गूगल क्रोम पे सर्च करके अभी एक इमेज को हमने कुछ मेथड्स पढ़े, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके द्वारा मैं HTML डॉक के अंदर, HTML डॉक में अगर मुझे कोई आईडी पता है तो मैं उस एलिमेंट को फेच करवा सकता हूँ। मैंने मेथड पढ़ा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इसमें HTML डॉक के अंदर मुझे किसी भी क्लास पता है तो उस क्लास के द्वारा मैं सारे एलिमेंट्स को फेच करा सकता हूँ। या फिर अगर मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर टैग के ऊपर के पैराग्राफ टैग हो, या फिर एंकर टैग हो, या हेडिंग वाला टैग हो, हेडर टैग हो, फुटर हो, उन टैग्स के द्वारा मैं सारे एलिमेंट फेच करवा पाऊँ, वो भी आप कर सकते हो। तीनों मेथड हमने सीख लिए हैं, उनके में उन सभी मेथड में कुछ चीज़ें थी जो हमें याद रखनी है, वो हमने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ लिया हमने, समझ लिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है जो मुझे आपको बतानी है, उसके लिए एक बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, जैसे विजिबल होगी तो आप मुझे बताएंगे। तो हम यहाँ पे गए कोड हेल्प पर, ठीक है, और कोड हेल्प पर जाकर हमने क्या किया, इंस्पेक्ट किया। मैं क्या देख पा रहा हूँ, कंसोल विंडो यहाँ पे ओपन करता हूँ दोस्त, और मैंने बोला ये इस प्रकार चलेगी, ठीक है। और लेट से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हाईलाइट कर दिया, लर्न को, ठीक है जी। इस पर क्लिक कर दिया तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक स्पैन टैग है, वहाँ पे टेक्स्ट ब्रांड की क्लास है और नाम लर्न लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पर जाकर लिख दूँ $0 तो इससे क्या होगा, क्लिक करा मैंने, इसको एंटर किया, क्या आया भैया, स्पैन टैग आ गया, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। स्पैन टैग यूज़ किया हुआ, क्लास है, टेक्स्ट ब्रांड और लर्न लिखा हुआ है, सेम वही आ गया। क्या मतलब समझ में आया, दोबारा करते हैं। मैंने कहा लेट्स से मैं इस अल्टीमेट गाइड टू एस इंट्रो इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, तो क्या होता है भैया, एक स्पैन टैग है जिसके अंदर आपने क्लास दी है टेक्स्ट पैरा, और उसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ आपका इस प्रकार से। अच्छा, मैंने कहा अगर कंसोल पर जाकर मैं अब लिखूँ $0 तो क्या आएगा भैया, वही सेम टैग आ गया, वही सेम पूरा टैग यहाँ पर आ गया। तो इन शॉर्ट एक ट्रिक होती है जिसके द्वारा किसी भी अगर पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके ऊपर होवर करते हो और यहाँ पर आप $0 लिखते हैं, तो उस $0 को लिखने से आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी वेरिएबल में इक्वेट करवा सकते हो या फिर यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। अगर मैं चाहता तो ऐसे लिख सकता था कि लेट पैरा इज इक्वल्स टू $0, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं पैरा लिख दूंगा तो क्या आया, ये मेरे पैरा में सेम वो पूरा का पूरा HTML ऑब्जेक्ट आ चुका है। क्या बात समझ में आई? इस प्रकार अगर हम चाहें तो हम इक्वेट करवा सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को $0 का यूज़ करके, ठीक है। इफ़ वी सिलेक्ट एन एलिमेंट इन एलिमेंट सेक्शन और हम कंसोल में जाकर $0 लिख देंगे तो आउटपुट में आपका वो सिलेक्टेड एलिमेंट की पूरे HTML कोड विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके लिखूँ अभी
कि जो हमने पैरा बनाया था अभी डॉट क्लास नेम, तो उसमें क्या आएगा भैया, उसकी क्लास का नाम क्या आ रहा है, टेक्स्ट पैरा आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर लिखा है ना टेक्स्ट पैरा, बिल्कुल सही है। या फिर भैया मैं यहाँ पर लिख दूँ $0 डॉट क्लास नेम, $0 डॉट क्लास नेम, भैया ये भी सही आ रहा है। तो यहाँ पर $0 लिखो या पैरा लिखो, एक ही बात है, क्योंकि पैरा को मैंने इक्वेट करवा रखा है इस लाइन से $0 के इक्वल, राइट। तो अगर आप चाहो तो ऐसे एलिमेंट को इक्वेट भी करवा सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो मैं अभी तक ये समझ में आया कि अगर मैं किसी भी प्रकार से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ, अगर लेट से मेरा मन है कि मैं एलिमेंट्स जो है उनको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अगर लेट से मुझे आईडी पता है तो मैं क्या करूँगा, मेथड का यूज़ करूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। मेरे पास अगर क्लास का नाम है या फिर टैग का नाम है तो मैं मेथड यूज़ करूँगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, या फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। और भी हमने सीखा कि लेट से मैंने कोई एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं $0 के द्वारा भी उस एलिमेंट को इक्वेट करवा सकता हूँ किसी भी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आती है। भैया क्या और तरीके हैं मेरे पास, क्या मेरे पास और तरीके हैं एक्सेस करने के उस एलिमेंट को? मैंने कहा बिल्कुल है, मैंने कहा बिल्कुल है। एक चीज़ रिवाइज करवाता हूँ, मैंने आपको लास्ट के कुछ वीक्स में सिखाया कि अगर कोई आईडी है और आपको किसी आईडी, आपने किसी एलिमेंट के अंदर आपने एक आईडी डिफाइन कर रखी है, भाई ये मेरी आईडी है, ठीक है। आपको अगर CSS के अंदर इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती थी तो आप कैसे करते थे आईडी के द्वारा? भैया आईडी के लिए हम एक हैश टैग यूज़ करते थे, क्लास के लिए हम एक डॉट का यूज़ करते थे, और एग्जैक्ट टैग के लिए हम बस टैग का नाम यूज़ करते थे। ये 3 चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। अब यही 3 चीज़ें की लर्निंग दोबारा यूज़ होने वाली है। मैंने कहा कि एक मेथड है, उस मेथड का नाम है क्वेरी सिलेक्टर, उस मेथड का नाम है क्वेरी सिलेक्टर। तो ये मेथड क्या करता है, अगर आप इसके अंदर इस प्रकार कोई चीज़ डाल देंगे तो ये क्या बोलेगा, यार इसने तो हैश टैग लगा रखा है, इसका मतलब हेडर नाम की कोई आईडी है, हेडर नाम की आईडी वाला एक एलिमेंट लेके आता हूँ। बिल्कुल ठीक है। लेट से आप इस प्रकार लिख दें क्वेरी सिलेक्टर, हमने लिख दिया कि डॉट हेडर, इसमें मतलब डॉट लगा हुआ है, डॉट तो क्लास में लगा होता है, यानी हेडर नाम की कोई क्लास है, उस क्लास से रिलेटेड कोई एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट को लेके आता हूँ, एक एलिमेंट को, ध्यान देना। क्वेरी सिलेक्टर, इसने बोला सीधा हेडर, इसने बोला यार यहाँ तो ना तो डॉट लगा है ना तो हैश लगा है, यानी हेडर कोई टैग है, उस टैग के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप चाहो तो आईडी से, क्लास से या टैग के नाम से भी एलिमेंट को फेच कर सकते हो। वी कैन यूज क्वेरी सिलेक्टर मेथड टू सिलेक्ट एलिमेंट्स जस्ट लाइक वी डू इन CSS. We use query selector method and pass it to a string that is just like a CSS selector, right? तो इस प्रकार से अगर मैं चाहूँ इसको तो इक्वेट करवा सकता हूँ, इक्वेट करवा सकता हूँ, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इसको इक्वेट करा के सीख लिया। एक चीज़ का मैं यहाँ पे ध्यान रखना है, एक चीज़ का मैं यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा लेट्स से यहाँ पे एक लिस्ट आती है और में बहुत सारे ऐसे आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी क्लास का नाम हेडर है, लेट्स से मल्टीपल मिल गए, तो मल्टीपल वाले केस में क्या होगा, ये हमेशा आपको फर्स्ट वन रिटर्न कर देगा, फर्स्ट वन रिटर्न कर देगा। तो क्वेरी सिलेक्टर का आउटपुट क्या होता है, हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट इसका आउटपुट होता है। नहीं समझ में आया? चला के देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं, आ जाओ। हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पर क्या बोला दोस्त, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने बोला कि हमें क्वेरी सिलेक्टर मेथड चाहिए। तो हमने अभी कहाँ क्लिक किया, हमने बोला कि लेट से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी क्लास का नाम क्या है दोस्त, टेक्स्ट पैरा। चलो कंसोल में चलते हैं, हमने क्या लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने क्या टाइप कर दिया, टेक्स्ट पैरा। आया कुछ भैया? नहीं आया, ऐसा कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। मैंने कहा शायद मैं नाम में गलती कर दी हो, अब अभी भी नहीं दिख रहा है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं दोस्त एक बार। भैया टेक्स्ट पैरा, क्लास का नाम तो यही है, पर क्लास के नाम में भैया डॉट लगाते थे ना। मैंने कहा वेरी गुड, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब आया, बिल्कुल आ गया भैया, पूरा का पूरा टैग उतर के आ गया यहाँ पे, राइट। तो अगर इस प्रकार मैं चाहूँ तो क्वेरी सिलेक्टर मेथड का यूज़ करके भी मैं पूरा के पूरे एलिमेंट को इक्वेट करवा सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लेट ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका मेथड आ गया। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि लेट ए इज इक्वल्स टू, ऐसे इक्वेट कर दिया, और ए को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। पूरा का पूरा आपका
यहाँ पर कोड आ चुका है। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी आप एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। सवाल फिर वही है भैया, आपने क्वेरी सेलेक्टर का मेथड का यूज़ करके सिंगल ऑब्जेक्ट तो फाइंड आउट कर लिया, पर मुझे तो मल्टीपल भी चाहिए ना। अगर लेट से मेरे को मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो क्या करूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं, एक और मेथड है मेरे पास, उसका नाम है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम गए यहाँ पर और हमने करी शेयर स्क्रीन। हमने बोला सिंपल, हम यहाँ पे गए और हमने कहा मित्रों डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ डाल दिया हमने हिडन, क्लास का नाम डाल दिया हिडन। जो भी हिडन क्लास वाले हैं वो आ जाओ। तो क्या देखा हमने कि टोटल 13 एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर विजिबल हैं जिनके अंदर क्लास हिडन यूज़ की गई है, राइट। जिनके अंदर क्लास हिडन यूज़ की गई है वो मुझे यहाँ पर टोटल 13 एलिमेंट विजिबल हैं। तो जब मुझे मल्टीपल एलिमेंट चाहिए मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। जब मुझे सिंगल एलिमेंट चाहिए या फर्स्ट एलिमेंट चाहिए उस लिस्ट के अंदर से, तो मैं क्वेरी सेलेक्टर मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास अगर HTML का पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर मुझे सर्च करके कोई एक एलिमेंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे तरीके हो गए। आईडी से निकाल सकता हूँ, क्लास के नाम से निकाल सकता हूँ, टैग के नाम से निकाल सकता हूँ, गेट एलिमेंट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर क्वेरी सिलेक्टर मेथड का यूज़ भी कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब सवाल है, अगले टॉपिक पे चल पड़ते हैं कि मेरे पास बहुत सारा एक पूरा का पूरा पेज रेडी है, मेरे पास एक पूरा का पूरा वेब पेज रेडी है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे अपडेट करना है एग्जिस्टिंग कंटेंट को, मेरे पास कुछ कंटेंट इस वेबसाइट पे पहले से पड़ा हुआ है और मुझे बस उसको अपडेट करना है, मैं बस उसको अपडेट करना चाहता हूँ। सवाल है कैसे करूँगा, मैंने कहा फिर दोबारा मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम अपडेट कर पाएंगे। मैंने कहा उनका नाम लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है इनर टेक्स्ट, इनर HTML, दूसरी है आउटर HTML, तीसरी है टेक्स्ट कंटेंट, चौथी है इनर टेक्स्ट। ठीक है जी। तो हमने इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बात करी है, देखते हैं कि करके होता क्या इन प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जैसे नाम से पता लग रहा है यहाँ पे साफ साफ, इनर HTML नाम की प्रॉपर्टीज से क्या होता होगा भैया, इससे गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं हम। क्या हम यहाँ से HTML कंटेंट को गेट या सेट कर पाएंगे। अगर मुझे रिट्रीव करना है तो मैं रिट्रीव कर पाऊंगा, फेच कर पाऊंगा यूजिंग दिस इनर HTML प्रॉपर्टी। अगर मुझे कुछ सेट करना है, पुश करना है, तो मैं वो भी सेट कर पाऊंगा यूजिंग दिस इनर HTML प्रॉपर्टी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझाना चाहूँ तो वो समझ लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं इनर HTML की बात थोड़ी डेप्थ में करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा 2 कार्य हैं इसके 2 कार्य हैं, उन 2 कार्यों को समझ लेते हैं फटाफट। मैंने कहा गेट्स एन एलिमेंट, ये आपको एक एलिमेंट जो है रिटर्न करवा सकता है, ठीक है, या फिर उसके सारे के सारे डिसेंडेंट्स, यानी कि जो भी हायरार्की में उस नोड के नीचे जितनी भी नोड्स आती हैं तो वो सारे के सारे डिसेंडेंट्स, ठीक है, डिसेंडेंट्स आपको रिटर्न कर सकता है। अगर सेटिंग की बात हो कि सेट क्या कर सकता है, तो ये एक एलिमेंट के HTML कंटेंट को सेट भी कर सकता है, एक HTML एलिमेंट के HTML कंटेंट को भी सेट कर सकता है। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारा जो इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी है, ये हमारे किसी भी एलिमेंट या उसके सारे के सारे डिसेंडेंट की प्रॉपर्टीज़ को, HTML कंटेंट को फेच करवा सकता है या फिर उसके HTML कंटेंट को पुश कर सकता है। ठीक है, ये समझते हैं, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करके समझ में आएंगी चीज़ें ज़्यादा, ऊपर थ्योरी से समझ में कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। लेट से हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या कर रहे होते, मैंने कहा कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे जाते हैं, हम लिखते हैं इनर HTML MDN। चलो, MDN का बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। हमने बोला कि एलिमेंट प्रॉपर्टी इनर HTML गेट्स और सेट्स द HTML कंटेन्ड विद इन द एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर जो भी HTML पड़ी हुई है मैं उसे गेट भी कर सकता हूँ, यानी फैच भी कर सकता हूँ, और उसे सेट भी कर सकता हूँ, यानी चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, एक बार देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। चलो चलो चलो, इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लिया और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें डाल दी। चलो समझते हैं, एक बार समझते हैं, आ जाओ। मैंने यहीं पर एक बार इंस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया मित्रों, यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से क्लास को ढूंढ रहे हैं, अच्छी सी क्लास को हम, ठीक है। हम यहाँ पे गए, हमने इस पर क्लिक कर दिया,
इस पर क्लिक कर दिया, कोड एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्लास का नाम सही लग रहा है। तो हम कंसोल पे गए, हम लोग कंसोल पे गए, हमने यहाँ पे जाके क्या लिखा, तो हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर दिया। इंस्पेक्ट मैंने किया और इंस्पेक्ट करके मैंने बोला कि लेट से मैं इस कोडिंग की बात कर रहा हूँ, इस कोडिंग वाले स्पेस की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी क्लास के अंदर है, ये कोड एग्जाम्पल वाली एक क्लास है उसके अंदर है। तो मैंने पहले सबसे पहले कंसोल के अंदर इसको फेच कर लिया। मैंने बोला कि लेट कोडिंग एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ मैंने वो क्लास का नाम डाल दिया, ठीक है। तो कोडिंग एग्जाम्पल वाला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रिंट करके देख लिया एक बार कि कोडिंग एग्जाम्पल, इससे क्या हुआ, एक पूरी डिव प्रिंट हो रही है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, जिसके अंदर लिखा हुआ है जी ये कोडिंग एग्जाम्पल का, अंदर प्री टैग है, बटन टैग है और स्पैन टैग है। मैं एलिमेंट्स पे गया, चेक किया, वेरीफाई करते हैं, ये डिव के अंदर आपका प्री टैग है, बटन टैग और स्पैन टैग है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको कॉपी कर लिया है। पर मुझे तो इसके ऊपर इनर एचटीएमएल वाला टैग चलाना था ना भैया, मैंने कहा बिल्कुल सही, इनर एचटीएमएल वाली प्रॉपर्टी चलानी ना, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कोडिंग एग्जाम्पल डॉट इनर एचटीएमएल, तो मैंने चला दिया, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इस डिव के अंदर देखूँ, एक प्री टैग दिखता है, एक बटन टैग दिखता है और एक स्पैन दिखता है। सेम उसी प्रकार ये रहा वो प्री टैग, और यहाँ पर ये रहा वो बटन टैग, और यहाँ पर ये रहा वो स्पैन टैग। तो इनर एचटीएमएल का मतलब क्या है, इस टैग के अंदर, इस क्लास के अंदर जितना भी इनर एचटीएमएल पड़ा हुआ था, इनसाइड जितना भी एचटीएमएल कंटेंट था, वो सारा का सारा कंटेंट आपका इस प्रॉपर्टी के द्वारा आप देख सकते हैं। लेट्स से मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, कोडिंग एग्जाम्पल डॉट इनर एचटीएमएल, इसको मैंने एम्प्टी कर दिया एम्प्टी। अब चेक करते हैं, कोडिंग एग्जाम्पल प्रिंट कर दिया, भैया ओपन नहीं हो रहा, अंदर सब कुछ हट चुका है। मैंने कहा कोडिंग एग्जाम्पल डॉट इनर एचटीएमएल, भैया एम्प्टी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे मैं इसको गेट भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे गेट किया तो पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर ही पूरा कंटेंट आ गया। और यहाँ मैं सेट कर सकता हूँ कि मैंने इस पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ पर स्पेस से रिप्लेस करवा दिया, राइट। तो ये आपका इनर एचटीएमएल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बढ़िया। अब इसके बाद एक और आपके पास प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो कि आपको होमवर्क के अंदर करनी है, इसका नाम होता है आउटर एचटीएमएल, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में एक बार करके आनी है मित्रों, ठीक है। बहुत कम यूज़ होती है, रेयरली यूज़ होती है, पर फिर भी अगर आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। मैंने कहा कि टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट, ये क्या होता है भैया, जैसे ये इनर एचटीएमएल वाली प्रॉपर्टी गेट या सेट करती है आपके एचटीएमएल कंटेंट को, उसी प्रकार ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज़ गेट करेंगी, यानी रिट्रीव या फेच आप कर सकते हैं, या सेट करेंगी आपके टेक्सचुअल कंटेंट को, जो भी टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होगा उसको आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के द्वारा गेट या सेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, समझते हैं। चलो, तो हम आगे कोड हेल्पर, यहाँ पर हमने बोला कि लेट से मुझे जो है यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, एक बार, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने बोला इसको एक क्लास का नाम भी देता हूँ मैं एक बार, अभी कंपनी AMZ, ठीक है जी, एक कंपनी AMZ नाम की क्लास है, ये हमने इसको नाम दे दिया है। और कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं कंसोल पे गया, मैंने बोला कि लेट कंपनी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये आपका क्लास का नाम हो गया। और इस प्रकार से हमने इस कंपनी वाले ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस कंपनी वाले ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर ये एक्स अमेजॉन SWE लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका इनर एचटीएमएल कंटेंट क्या है, तो मैंने बोला कंपनी के अंदर अगर मैं इनर एचटीएमएल लिखूँगा तो क्या आएगा, तो भैया इसके अंदर इनर एचटीएमएल के अंदर इस कंपनी वाले इस टैग के अंदर क्या पड़ा है, सिर्फ एक्स अमेजॉन SWE पड़ा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैं कंपनी के अंदर टेक्स्ट कंटेंट लिखूँगा तो क्या आएगा, भैया वो भी सेम ही आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखते हैं डिफरेंस कहाँ पर है, एक बहुत बेसिक अंडरलाइंग डिफरेंस है जो कि यहाँ पर होगा, वो समझ लेते हैं। तो हमने बोला कि अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँ कंपनी या फिर लेट से मैं यहाँ पर जाकर चेंज कर दूँ इसको, और मैंने लिख दिया इसको ऐसा, कहाँ है ये रहा, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार, एक बोल्ड टैग का यूज़ करके SWE को लिख दिया मैंने, ठीक है जी, SWE जो बोल्ड होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब कंसोल में अगर मैं जाऊँ और अगर लिखूँ कंपनी डॉट इनर एचटीएमएल तो क्या होगा, तो भैया इस प्रकार कुछ लिखा हुआ आ रहा है बेकार सा। मैंने कहा अच्छा। और अगर मैं जाऊँ कंपनी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अब क्या आ रहा है इस प्रकार।
तो इसका मतलब जब मैं ऐसे टैग्स ऐड करता हूँ या मैंने बोल्ड टैग यूज़ कर लिया है, तो और मैं इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी जब भी यूज़ करूँगा, वो उस टैग को रेंडर करेगा, वो उस टैग को रेंडर करने की कोशिश करेगा। और टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा, उस टैग को भी एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट करेगा, आपको वो प्रिंट करा के देगा कि भाई यहाँ पे ऐसे एरो बी एरो लिखा हुआ है, राइट। समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है इस बात का। मैंने कहा इनर एचटीएमएल के अंदर और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यही फ़र्क है। इनर एचटीएमएल के अंदर और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यही फ़र्क है। मैंने बोला क्या फ़र्क है, हमने बोला लेट से यहाँ पर कोई एक आपका टैग शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर लेट से कि आपने बीच में कहीं पर और टैग्स भी लगा रखे हैं, आपने यहाँ पर कुछ और टैग्स भी लगा रखे हैं, ठीक है। आपने बोला कि इस प्रकार मैंने और टैग्स भी लगा रखे हैं। तो जब इनर एचटीएमएल वाला यूज़ करेंगे तो इन टैग्स को रेंडर किया जाएगा, इन टैग्स को रेंडर किया जाएगा। और सेम केस में अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर दूंगा, सेम केस में अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर दूंगा, तो इन टैग्स को भी एज अ टेक्स्ट ट्रीट किया जाएगा, इनको रेंडर नहीं किया जाएगा। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। इनर एचटीएमएल के केस के अंदर SWE को बोल्ड किया जाता, और टेक्स्ट कंटेंट के केस के अंदर SWE के लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में ये टेक्स्ट लिखा जाता। ये फ़र्क होता, ये फ़र्क होता है इनके अंदर। ये समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी टैग बनाता हूँ, इसका मतलब अगर मैं कोई भी टैग बनाता हूँ, ठीक है, और उस टैग के अंदर कुछ भी कंटेंट पड़ा हुआ है और बहुत सारे टैग्स पड़े हैं और बहुत सारे टैग्स पड़े हैं, और मैं टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा मामला, लेट्स से इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट कंटेंट लगाया था, ये सारा का सारा जो कोड हमने लिखा हुआ है एज अ टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। और इनर टेक्स्ट में क्या होगा, मैंने कहा इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी। तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है ये समझते हैं। मैंने कहा कि टेक्स्ट कंटेंट के अंदर और इनर टेक्स्ट के अंदर क्या फ़र्क है। मैंने कहा बहुत सिंपल है। लेट्स से कि किसी पैराग्राफ टैग के ऊपर हमने टेक्स्ट कंटेंट लगाया, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ पढ़ा हुआ प्रिंट कर दिया, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, इसकी डिस्प्ले मैंने हिडन कर रखी है, ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ एंड कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट को रन करता है इसके ऊपर, तो ये एज अ टेक्स्ट सारा का सारा प्रिंट होता, और इनर टेक्स्ट को रन करता है इसके ऊपर तो हिडन वाला डिस्प्ले हट जाता और उसको छोड़ के बाकी का सारा प्रिंट होता। कैसे समझते हैं, कैसे समझते हैं, आ जाओ फटाफट समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दी हमने रेजर पे की, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि लेट से मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ठीक है। और मैंने बोला कि मैं जो है इस कंटेनर के ऊपर कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है, अजीब सा नाम ही लिखा हुआ है, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस एलिमेंट के अंदर मैंने कहा लेट कंटेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ मैंने बोल दिया क्लास का नाम है ऐसा कुछ, बढ़िया। तो ये मेरा कंटेंट रेडी हो गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वाओ इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वाओ। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि हमने क्लास के अंदर डॉट नहीं लगाया, ठीक है, बढ़िया। तो ये पूरा सेक्शन इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाकर लिख दूँ कि भैया कंटेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, देखते हैं क्या होता है, कुछ ज़्यादा से ही आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर मेरे पास विजिबल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि कंटेंट डॉट इनर टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये कंटेंट मेरे पास विजिबल है। अब सवाल यह भैया कि मैंने सेम एलिमेंट के ऊपर दोनों के दोनों एट्रीब्यूट लगाए हैं, प्रॉपर्टी लगाई है इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट, बट टेक्स्ट कंटेंट में चीज़ें ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर चीज़ें कम आ रही है। ऐसा क्यों? मैंने कहा बहुत सिंपल है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिसकी भी डिस्प्ले हिडन होगी, जिस भी एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले हिडन सेट होगा, वो एलिमेंट इनर टेक्स्ट के अंदर विजिबल नहीं होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, तो इससे वेरीफाई करते हैं एक बार फटाफट, देखते हैं क्या होता है। हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट पेमेंट विद रेजर पे पेमेंट स्वीट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसका लिखा है एक्सप्लोर रेजर पे पेमेंट स्वीट, जो कि यहाँ पर विजिबल नहीं है। कब दिखता है वो, जब इसका साइज़ छोटा करते हैं, यानी मीडिया क्वेरी लगा रखी है, मीडिया क्वेरी पे जब साइज़ आपका छोटा होता है, 780 से कम होता है, 780 पिक्सल से कम, तो आपका ये एक्सप्लोर वाली लाइन आती है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आपका एक्सप्लोर वाली लाइन आ रही है, एक्सप्लोर रेजर पेमेंट स्वीट। बट क्या हमारी इनर टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लोर वाली लाइन आ रही है?
जवाब है नहीं। तो ये एक्सप्लोर रेजर पे पेमेंट स्वीट सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आ रही है, इनर टेक्स्ट के अंदर नहीं आ रही है। क्यों? अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे दिख जाएगा अभी के अभी। मैंने इसको ओपन किया और मैंने क्या चेक किया, मैंने देखा एक्सप्लोर वाली जो ये लाइन है ये आ रही है मेरी इस हेडिंग के अंदर, इस हेडिंग के अंदर, और इस हेडिंग के अंदर हमने एक मीडिया क्वेरी पक्का लगा रखी होगी जहाँ पर हमने लिखा होगा कि स्टार्टिंग में इसको हिडन रखो और जैसे ही साइज़ आपका स्मॉल या फिर 780 पिक्सल से कम हो जाए तब इसको विजिबल कर देना, राइट। तो ऐसा जब डिस्प्ले हिडन किया होता है तो उस केस के अंदर इनर टेक्स्ट के अंदर आपका वो टेक्स्ट नहीं आता है। दोबारा रिपीट करते हैं, मैंने आपको ये समझाया मित्र कि जब भी कोई एलिमेंट ऐसा होगा इसके अंदर आपने प्रॉपर्टी में सेट कर दिया कि भाई इसकी डिस्प्ले हिडन रखना, तो उस केस में इनर टेक्स्ट के अंदर वो एलिमेंट नहीं आएगा और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर वो एलिमेंट आ जाएगा। सो इस केस के अंदर आपका जो एक्सप्लोर रेजर पे पेमेंट स्वीट वाली जो भी हेडिंग थी उसकी डिस्प्ले स्टार्टिंग में हिडन थी, तो इसलिए वो इनर टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर आउटपुट में नहीं आया और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे आउटपुट में आ गया, राइट। इस प्रकार अगर आपने टेल इवेंट वाला वीक पूरा फॉलो किया होगा हमारा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे एक्सप्लोर रेजर पे पेमेंट स्वीट के अंदर हमने मीडिया क्वेरी लगाई थी और स्टार्टिंग में इसमें डिस्प्ले हिडन की हुई थी हमने, राइट। दैट्स वाई ये चीज़ें चल रही हैं। तो हमें वो चारों के चारों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, सॉरी 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एक हमने आपको होमवर्क में दिया, हमने बोला कि एक हमने पढ़ी इनर एचटीएमएल जो कि आपको किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप रन करते हैं और बोलते हैं इसकी इनर एचटीएमएल दो, तो उसके अंदर जितना भी एचटीएमएल कोड होता है वो सारे सारा आपको रिटर्न हो जाता है। आप उसको गेट भी कर सकते हैं, आप उसको सेट भी कर सकते हैं। गेट मतलब रिट्रीव करना, सेट मतलब उसको अपने हिसाब से अपडेट करना। टेक्स्ट कंटेंट की बात की हमने, टेक्स्ट कंटेंट की बात करी, टेक्स्ट कंटेंट बोलूँ या फिर इनर टेक्स्ट बोलूँ, दोनों ही केसेस में आपको जितना भी टेक्सचुअल कंटेंट पड़ा है एचटीएमएल टैग के अंदर या उसके डिसेंडेंट्स के अंदर, वो सारा का सारा टेक्स्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, गेट करना चाहें गेट भी कर सकते हैं और सेट करना चाहें सेट भी कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर किसी के एलिमेंट के डिस्प्ले जो है वो हिडन है तो वो इनर एचटीएमएल के आउटपुट में विजिबल नहीं होगी, वो इनर एचटीएमएल के आउटपुट में विजिबल नहीं होगी। तो ये थी हमारी कहानी अपडेटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट की। एग्जिस्टिंग कंटेंट अगर पड़ा हुआ उसको अपडेट कैसे करते हैं हम। सवाल ये है मित्र अब कि अगर मान लो नया कंटेंट डालना है, तो अगर मुझे एक नया एलिमेंट खुद से इंसर्ट करना है तो जेएस के द्वारा एडिंग न्यू एलिमेंट, एचटीएमएल कोड नहीं ऐड करना चाहता मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट। इसका नाम है क्रिएट एलिमेंट, देखते हैं क्या कहता है ये। मेथड का नाम है क्रिएट एलिमेंट। तो क्रिएट एलिमेंट के द्वारा मैं चाहूँ तो जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ये भी सेम डॉक्यूमेंट मॉडल के ऊपर रन कर रहा होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या बोला कि मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना है और लेफ्ट से मैंने बोला कि मैं स्पैन टैग क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपने स्पैन टैग क्रिएट कर लिया। अभी तो क्रिएशन हुई है ना भैया, आपने अटैच थोड़ी किया इसको कहीं पर, ये तो आपने क्रिएट किया है। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ कहीं पे, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपने लेट से कोई टैग ले रखा था, उसको कंटेंट के इक्वल करा रहा, तो आपने बोला कंटेंट के अंदर मैंने इस एलिमेंट को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के पास एक मेथड है अपेंड चाइल्ड का। तो आपने अपेंड चाइल्ड कर दिया इस कंटेंट के अंदर, किसको जो भी जिसके भी इक्वल आपने बनाया होगा। लेट्स से कि मैंने बोला कि न्यू चाइल्ड, ऐसा लिख देता हूँ उसका नाम। तो आपने इस न्यू चाइल्ड को आपने इस कंटेंट वाले के अंदर ऐड कर दिया, भैया समझ नहीं आया, मैंने कहा प्रैक्टिकल करूँगा तब समझ में आएगा। हम गए यहाँ पर और हमने बोला, हम गए इंस्पेक्ट में, हमने बोला कि वीडियो हटाओ, हमने बोला जी ये लेके आओ, इसको स्क्रॉल करेंगे हम, और हमने बोला कि भैया ये रहा डेटा स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। हम क्या करना चाहते हैं, एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला कि लेट से मैंने इसकी क्लास ले ली, मैंने इसको बोला कि नई क्लास का नाम दे दिया पैरा क्लास, ठीक है जी। तो मैंने कंसोल में गया, मैंने इसको इक्वल कर दिया कि भैया कंटेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पैरा क्लास। आया क्या? चेक करते हैं, आया क्या? बिल्कुल सही चल रहा है भैया। इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ। नया एलिमेंट ऐड करने से पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने एक नया एलिमेंट क्रिएट कर लिया, न्यू पैरा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट
क्रिएट एलिमेंट पी, लो जी कर दिया, प्रिंट करो इसको एक बार, पी टैग है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि मैं कंटेंट के अंदर अपेंड करना चाहता हूँ किसको, इस न्यू पैरा को। तो इस प्रकार मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं कंटेंट को प्रिंट कराऊं तो कंटेंट कैसा होगा, ध्यान से देखो। पहले कंटेंट के अंदर सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था। अब कंटेंट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है और वो पैराग्राफ टैग भी यहाँ पर आके ऐड हो गया। क्या बात समझ में आई? इन शॉर्ट, अगर मैं अपेंड करता हूँ चाइल्ड को तो हमेशा चाइल्ड एट द एंड जाकर ऐड हो जाता है। सवाल है क्या भैया, समझ नहीं आया? मैंने कहा बहुत सिंपल। तो मैंने बोला जो कंटेंट वाला मेरा एलिमेंट है, लेट्स से एक पैराग्राफ टैग था या फिर लेट्स से ये एक बटन था, ठीक है। तो मैंने बोला अगर लेट्स से मैं इस बटन वाले टैग के अंदर कुछ अपेंड करता हूँ, हमेशा कहाँ जाएगा, हमेशा वो लास्ट में जाएगा। जितना भी कोड यहाँ पर लिखा हुआ है हमेशा लास्ट में जाकर वो इस बटन में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस लाइन से एक लाइन ऊपर जाकर वो जो आप नया चाइल्ड इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट करना हो तो कौन सा मेथड, क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करेंगे, ये वाला। और अगर ऐड करना हो तो कौन सा मेथड, अपेंड चाइल्ड का यूज़ करेंगे, ये वाला। क्या बात समझ में आती? क्या बात समझ में आती? बहुत बढ़िया, ये सीख लिया हमने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि है टेक्स्ट नोड। एक टेक्स्ट नोड कैसे क्रिएट करते हैं, बड़ा प्यारा एक तरीका है, समझते हैं इस चीज़ को। अभी हमने समझ लिया कि नया चाइल्ड कैसे ऐड करना है। अब टेक्स्ट नोड के बारे में सीख रहे हैं, कैसे हम टेक्स्ट नोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है बेवकूफ़ तरीका, एक है बढ़िया तरीका। हम पहले सीखेंगे बेवकूफ़ तरीका, ठीक है, जहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा मित्र, सबसे पहले हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। हमने बोला कि सबसे पहले मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि न्यू पैरा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैंने यहाँ पर एक नया पैरा क्रिएट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस पैरा के अंदर, अभी जो हमने पैरा इंसर्ट किया था थोड़ी देर पहले, वो पैरा एम्प्टी था ना, उस पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं था ना, टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। कैसे होगा देखो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं लिखा लेट टेक्स्ट पैरा, इसको मैंने क्रिएट किया। कैसे, मैंने एक मेथड रन किया कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। तो मैंने एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लिया और यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया कि भैया आई एम दी टेक्स्ट। चलो, टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गई। अब मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट नोड को पैरा के अंदर डाल दिया। तो मैंने लिखा कि इसके अंदर मैंने अपेंड कर दिया, किसको, इस टेक्स्ट को। तो इस प्रकार इन 3 लाइंस का यूज़ करके मैंने उस पैराग्राफ टैग के अंदर, जो नया पैराग्राफ टैग मैंने क्रिएट किया था, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना सीख लिया, राइट। और उसका तो मुझे पता है, ये कंटेंट वाला जो मेरा एलिमेंट मैंने फाइंड आउट किया था, उसके अंदर मैंने अपेंड कर दिया मेरे पैराग्राफ को, जो हम पहले भी करके आए, जस्ट अभी करके आए हैं, राइट। माई पैरा नहीं था, न्यू पैरा था, राइट। तो इस प्रकार से हमने पहले तो हमने ये ऐड किया था, राइट। अभी जो हमने एग्जांपल चलाया उसमें ये ऐड किया था, अब हमने इसकी जगह ये ऐड कर दिया, आई एम दी पैरा, ये ऐड कर दिया। फर्क है ना भाई, पहले एम्प्टी थे वो पैराग्राफ के अंदर, कुछ कंटेंट नहीं था, कंटेंट ऐड करना भी सीख लिया। पर ये बेवकूफ़ तरीका है। एक होता है आसान तरीका, एक होता है ईजी तरीका, एक होता है फास्ट तरीका, क्विक तरीका। वो क्या है, मैंने बोला बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो अपना टैग या अपना एलिमेंट क्रिएट करो। तो हमने बोला लेट माई पैरा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्रिएट कर दिया और पैराग्राफ टैग बना दिया, ठीक है, इतना कर दिया। अब मेरे पास सिंपल तरीका क्या है कि मैंने सिंपल जाके बोला कि भाई माई पैरा जो है ना, अभी पढ़ा था हमने ये, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज कर दो। उसके टेक्स्ट कंटेंट में सेट कर दिया कि भाई आई एम द टेक्स्ट। है सिंपल के नहीं? और इसको हमने जाके सिंपल ऐड करवा दिया कंटेंट के अंदर। सेम जो चीज़ें पढ़ रखी है वही अप्लाई करिए, कुछ नया नहीं इसके अंदर। हमने बोल दिया अपेंड कर दो चाइल्ड को, कौन सा चाइल्ड, माई पैरा को। अब मुझे बताओ ये वाला आसान लगता है कि ये वाला आसान लगता है? भैया कॉमन सेंस की बात है, ये आसान लगेगा हमें तो, राइट। तो जब तुम्हें याद है कि नया टैग कैसे क्रिएट करते हैं, भैया एक नया टैग, एक नया एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं। उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट कैसे डालते हैं, भैया ऐसे टेक्स्ट डालते हैं। एक एलिमेंट जो क्रिएट कर ले उसको ऐड कैसे करते हैं, भैया ऐसे ऐड करते हैं। पर दिक्कत एक लग रही है भैया, मैंने कहा क्या, इससे तो हमेशा लास्ट सिबलिंग बनेगा, हमेशा लास्ट सिबलिंग के अंदर ऐड होगा। कि अगर मेरे इस पैराग्राफ टैग के अंदर 1 2 3 4 लेट्स से एक एंकर टैग था, एक बटन था, एक डिव था और एक और डिव था,
तो हमेशा जो नया टैग, नया लेट से मैं एक और ए टैग डाल रहा हूँ, ऐड करूँ तो कहाँ ऐड होगा? हमेशा वो लास्ट में ऐड हो रहा है। क्या मैं हमेशा लास्ट में ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं शुरू में ऐड नहीं कर सकता? क्या मैं मिडिल में ऐड नहीं कर सकता? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए एक और टैग है, इसका यूज़ करना, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉबैक्स निकलते जाएंगे, इसकी ये गड़बड़ा है, इसमें ये गड़बड़ा है, इसमें ये गड़बड़ा है, और नई नई चीज़ें हम समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जहाँ पे हम अपने हिसाब से पोजीशनिंग करना चाहते हैं हमारे न्यूली एडेड एलिमेंट की। तो वो क्या होगा? उसके लिए एक टैग का हम यूज़ करते हैं, इसका नाम है इनर एडजेसेंट HTML। इसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है। तो इस मेथड का यूज़ करेंगे, शायद मैंने गलती से टैग बोल दिया पीछे, इस मेथड का हम यूज़ करेंगे टू पोजीशन हमारा न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मुझे किसी अदर लोकेशन पर अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मैं इस मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अगेन कुछ चीज़ें जो मुझे याद रखनी है हमेशा इस मेथड को यूज़ करते हुए कि इट हैज़ टू बी कॉल्ड विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। इट हैज़ टू बी कॉल्ड विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, कि 2 आर्ग्यूमेंट का यूज़ करूँगा हमेशा मैं। पहला लोकेशन या पोजीशन जहाँ पर तुम इंसर्ट करना चाहते हो, कौन सी पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहते हो। सेकंड, HTML टेक्स्ट कौन सा है जो तुम इंसर्ट करना चाहते हो, HTML टेक्स्ट या HTML कंटेंट कौन सा है जो तुम इंसर्ट करना चाहते हो, राइट। पहला तुम बताओगे कहाँ इंसर्ट करना है, दूसरा तुम बताओगे किसको इंसर्ट करना है, राइट। तुम बताओगे वेयर और यहाँ बताओगे व्हाट, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे हम, तो हम MDN कर लेंगे, MDN करके समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। अब जो पहली आर्गूमेंट है यहाँ पर लोकेशन वाली, यहाँ पर मेरे पास 4 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, पोजिशनिंग के अंदर। बिफोर बिगिन और आफ्टर बिगिन, उसके बाद बिफोर एंड, उसके बाद आफ्टर एंड, ठीक है। ये किसका बिगिन है और किसका एंड है? मैंने कहा जो भी जिस भी एलिमेंट के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट। अभी हमने चेक किया था यहाँ पर पिछली स्लाइड में, कंटेंट वाले एलिमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट। कंटेंट क्या था? एक प्रकार का पैराग्राफ था, राइट। तो हमने बोला लेट से मेरे पास एक पैराग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर लेट से एक डिव पड़ा हुआ है, ठीक है, एक डिव पड़ा हुआ है, यहाँ ये पैराग्राफ बंद हो रहा है। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं बिफोर बिगिन इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं इस पैराग्राफ के बिफोर बिगिन यानी यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट को। जब मैं कहता हूँ आफ्टर बिगिन इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ बिगिनिंग कर दी, अब इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट लाइन होगी यहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा आफ्टर बिगिन हो गया, ये मेरा आफ्टर बिगिन हो गया। एक बार आफ्टर बिगिन में इंसर्ट करना है। मैंने बोला बिफोर एंड, तो इसके एंडिंग टैग से पहले यानी कि ये वाली लाइन, ये मेरा बिफोर एंड हो जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने बोला आफ्टर एंड, तो एंड होने की अगली लाइन में यानी कि इसमें, इस लाइन में आफ्टर एंड, यहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो ये 4 पोजीशंस मेरे पास हैं। इन चारों पोजीशन में जहाँ पर भी मैं खुद इंसर्ट करना चाहूँ वहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम बोला बिफोर बिगिन क्या करता है, इट इंसर्ट HTML टेक्स्ट एज प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। तो मतलब इस पैराग्राफ से पहले अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सिबलिंग माने जाएंगे, तो ये वाला एलिमेंट इसका प्रीवियस सिबलिंग बन जाएगा। आफ्टर बिगिन से क्या होता है, यानी यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपने इंसर्ट किया तो कॉमन सेंस की बात है, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है तो इसका चाइल्ड हो गया, तो ये एलिमेंट इस P का फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा। तो आफ्टर बिगिन इज इंसर्ट HTML टेक्स्ट एज फर्स्ट चाइल्ड। बिफोर एंड में मतलब यानी यहाँ पर, तो यानी जितने भी चाइल्ड उनमें सबसे लास्ट, तो लास्ट चाइल्ड बन जाएगा। आफ्टर एंड मतलब कि ये आपका फॉलोइंग सिबलिंग, कि पैराग्राफ वाले टैग का सिबलिंग बन गया आगे वाला। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलता भी है कि नहीं चलता। आ जाओ, चलो। हम गए यहाँ पर और हमने बोला कि चलो शुरू करते हैं। हमने बोला कि डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा है ना जहाँ पर, इससे कुछ पहले इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, या फिर हमें कौन से पैराग्राफ में इंसर्ट कर रहे थे, या फिर हम रिजर्व में चलेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे। चलो यहाँ पे कुछ करते हैं, आ जाओ। तो हमने बोला कि अभी तो इसका साइज थोड़ा इंक्रीज़ करो। हमने बोला कि हम तो इस वाले की बात कर रहे हैं, चक्र हेडिंग लिखा उसका नाम, ठीक है। तो मैं इस एलिमेंट को मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने कंसोल में जाके लिख दिया कि भाई लेट कंटेंट इज इक्वल्स टू $0। कंटेंट में क्या पड़ा हुआ है, चक्र हेडिंग आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या सीख रहे थे अभी? हम सीख रहे थे इंसर्ट एडजेसेंट HTML नाम का एक मेथड था, उसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि बेटा, हमने बोला मित्र कि ऐसा करो, एक एलिमेंट फाइंड आउट करके लाओ। तो हमने एक एलिमेंट फाइंड आउट किया,
जो कि हमने कंटेंट के इक्वल करा लिया, ठीक है। कंटेंट में हमने ये वाली हेडिंग जो है इसको इंसर्ट इक्वल करवा ली, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर जो ऐड करना चाहते हैं वो HTML कंटेंट प्रिपेयर कर लिया। तो हमने क्या बोला कि लेट टेक्स्ट टू ऐड इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं H3 टैग, यहाँ लिख दिया अंदर ABCD, ये हमने HTML कंटेंट प्रिपेयर कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमने क्या बोला, इस टेक्स्ट को मैं ऐड करना चाहता हूँ बिफोर बिगिन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बोला कंटेंट के अंदर हमने बोला इंसर्ट करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट, कहाँ, मैंने बोला बिफोर बिगिन, और कहाँ पर किसको इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने बोला जी टेक्स्ट टू ऐड को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या कर बैठा है, फेल टू एग्जीक्यूट insert adjacent element on this parameter 2 is not a type of element, parameter 2 is not a type of element। अच्छा जी, ठीक है, तो बना लेते हैं। हमने बोला कि let new text is equals to document dot create element h3, ठीक है जी, बन गया। हमने बोला न्यू टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, हमने बोला ABCD, ये भी बन गया। अब हमने क्या बोला कि कंटेंट के अंदर डाल दो कंटेंट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। क्या डालना चाहते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर डालना चाहते हैं किस पोजीशन पर, बिफोर बिगिन, और टेक्स्ट टू ऐड की जगह हमने यहाँ बोल दिया कि न्यू टेक्स्ट को डालना है। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हमने जहां पर पहले एक्सेप्ट पेमेंट विद रेजर पे पेमेंट स्वीट लिखा था, उससे पहले ABCD को डाला कि नहीं डाला? देखो विजिबल है कि नहीं है, कि एक्सेप्ट पेमेंट से पहले ABCD विजिबल है कि नहीं है। अगर मैंने इसको बिफोर बिगिन की जगह आफ्टर बिगिन लिख दिया होता तो क्या होता? अगर मैंने इसको बिफोर बिगिन की जगह आफ्टर बिगिन लिखा हो तो क्या होता? क्या आफ्टर बिगिन लिखने से कुछ फर्क पड़ा? आफ्टर बिगिन लिखने से कुछ फर्क पड़ा मित्र? भैया देखने की कोशिश चल रही है, अभी दिखा तो नहीं। हमने क्या किया, हमने कंटेंट को एक बार प्रिंट कर लिया। क्या देखा हमने कि इसके अंदर ABCD पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। एक बार कंसोल यहाँ चलते हैं, यहाँ जाकर देखते हैं। हम देखा इसके अंदर क्या पड़ा है, ABCD पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। इस डिव को बंद किया, इस डिव को ओपन किया, इसके अंदर ABCD आ गया, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे? हमने बोला देखो बिफोर बिगिन डाला तो उस टेक्स्ट से पहले आ चुका था, बिल्कुल सही है। आफ्टर बिगिन डाला तो देखो यहाँ पर आ चुका है। लेट्स से बिफोर एंड डालता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। बिफोर एंड डालता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बढ़िया। तो क्या बिफोर एंड से ABCD नीचे आया? यस और नो? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा आफ्टर एंड, तब भी बिल्कुल सेम पोजीशन ABCD की आएगी, जहाँ पर अभी वहीं पर होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर एंड भी डाल के देख लेता हूँ, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओगे ज़्यादा, राइट। तो आफ्टर एंड पर भी मेरा सेम आगे आ रहा है। भैया एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जब आफ्टर एंड करा आपने तो ये ABCD उतना बोल्ड नहीं है, और जब बिफोर एंड करा तो ये ABCD बोल्ड है। जब मैं बिफोर एंड करता हूँ तो मेरा H3 टैग जो है वो किसके अंदर आ रहा है? इस H2 टैग के अंदर आ रहा है, राइट, अंदर आ रहा है। इसका मतलब H2 टैग वाली बोल्डनेस वहाँ पर होगी। जब मैं आफ्टर एंड करता हूँ तो मेरा जो H3 टैग है वो कहाँ पर आ रहा है? H2 टैग के बाहर आ रहा है। दैट्स वाई उसकी बोल्डनेस कम है। ये रीज़न है दोस्त, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। वापस चलते हैं। इतना हमने सीख लिया, हमें ये आगे किस प्रकार से हम अपनी खुद की पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं HTML को। सवाल ये भैया, इंसर्ट करना सीख लिया, क्या रिमूव करना पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ, रिमूव करना भी पॉसिबल है, आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत सिंपल है। कौन सा मेथड का नाम है रिमूव चाइल्ड। एग्जैक्टली ओपोजिट है ये, एग्जैक्टली ओपोजिट आपके अपेंड चाइल्ड वाले मेथड के। अपेंड चाइल्ड वाला मेथड देखा ना अभी हमने, कि नया एलिमेंट क्रिएट कर लिया है, उसको हमें ऐड करना है हमारे किसी और एलिमेंट के अंदर, तो अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते थे। वैसे हम रिमूव चाइल्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिनको हमें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, कि हमें पेरेंट एलिमेंट पता होना चाहिए। हमें एक पेरेंट एलिमेंट पता होना चाहिए कि भाई किसको रिमूव कर रहे हो, उसका पेरेंट क्या है, और हमें ये पता होना चाहिए कि किसको रिमूव कर रहे हो, द चाइल्ड एलिमेंट टू रिमूव। तो अगर ये दोनों डेटा मेरे पास होंगे मैं तभी रिमूव कर पाऊंगा रिमूव चाइल्ड वाले मेथड के केस में।
मुझे बताओ किसको रिमूव कर रहे हो और मुझे बताओ उसका पेरेंट कौन है। अगर ये दो डेटा मेरे पास है मैं तभी रिमूव कर पाऊंगा। सवाल है क्यों? क्योंकि सिंटैक्स ही ऐसा है। सिंटैक्स ऐसा है भाई कि भाई पेरेंट के ऊपर आपने लगाया रिमूव चाइल्ड वाला मेथड और आपने बोल दिया रिमूव चाइल्ड कर दो किसको, यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई ये मेरा चाइल्ड एलिमेंट है। तो हमें ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए, तभी हम रिमूव कर पाएंगे। ज़रूरी है कि नहीं वो बात की बातें, पर अगर मैं रिमूव चाइल्ड का यूज़ कर रहा हूँ, रिमूव चाइल्ड वाले मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या बात समझ में आती है? चेक करते हैं, आ जाओ वेरीफाई करते हैं। मैं गया यहाँ पे और मैंने क्या बोला, अभी हम चला रहे थे ना यहाँ पर, बढ़िया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अरे भाई चल, मैंने क्या बोला यहाँ पे ये चला दिया बिफोर एंड, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बस इसको क्लियर किया, मैंने एक बार देख लिया कंटेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। कंटेंट के अंदर ये पड़ा हुआ है और मैंने क्या देखा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट पड़ा है और एक H3 वाला टैग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला H2 जो है ये इस H3 का पेरेंट होगा? क्या ये वाला H2 जो है इस H3 का पेरेंट माना जाएगा? येस और नो? बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा। तो मैंने कहा चलो फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैं फटाफट इनको कुछ क्लासेस दे देता हूँ ताकि मैं इनको डिलीट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसका नाम तो मुझे पता है, क्लास का चक्र हेडिंग है। और इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम हम दे देते हैं अभी। मैंने बोला इसका नाम है क्लास इक्वल्स टू टेम्प टेक्स्ट, ठीक है जी। तो हमने इसकी क्लास का नाम भी हमने दे दिया है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने चाइल्ड एलिमेंट फाइंड आउट किया। हमने चाइल्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू, हमने बोला हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमने यहाँ पे बोल दिया क्लास का नाम टेम्प टेक्स्ट। बढ़िया, चाइल्ड एलिमेंट आ गया, चाइल्ड एलिमेंट आ गया, जो कि दिख ही नहीं रहा मुझे क्या है। टेम्प टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है भैया। मैंने कहा कैसे? आपने टी छोटा लगाया। मैंने कहा ओके, बढ़िया, अब सही चला। चाइल्ड एलिमेंट आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैंने जो है पेरेंट निकाल लिया। मैंने बोला लेट पेरेंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैंने वो क्लास का नाम दे दिया। क्लास का नाम क्या है भाई? क्लास का नाम है चक्र हेडिंग। इसको कॉपी कर लिया, चक्र हेडिंग, बढ़िया। तो पेरेंट एलिमेंट एक बार चला के देख लेते हैं। पेरेंट एलिमेंट, बढ़िया, सही चल रहा है। तो मैंने क्या बोला, इस पेरेंट एलिमेंट में से मैं इस चाइल्ड एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या लिखा कि पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड एलिमेंट, failed to execute remove child on node, the node to be removed is not a child of this node। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? इसकी चाइल्ड नहीं है ये। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने एक बार प्रिंट कर लिया यहाँ पे। हमने बोला पेरेंट एलिमेंट क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। इस एलिमेंट में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो कंटेंट है उसे प्रिंट कर लेते हैं। भैया कंटेंट के अंदर H3 पड़ा है, इस पेरेंट एलिमेंट को अंदर नहीं पड़ा, ठीक है। तो हमने बोला कि कंटेंट के अंदर से रिमूव करो, कंटेंट के अंदर से रिमूव करो किसको? इस चाइल्ड एलिमेंट को। गलती से हमने गलत नाम दे दिया एलिमेंट को, हो गया रिमूव। पहले इस कंटेंट के अंदर एक तो ये टेक्स्ट था और एक ये H3 था। अब इस कंटेंट के अंदर सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, चेक कर लेते हैं। सिर्फ इसके अंदर ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये H3 वाली लाइन डिलीट हो चुकी है। तो ये मेरे पास एक डिलीट करने का तरीका था। इसके अंदर भैया एक ड्रॉबैक है कि मुझे पेरेंट पता होना चाहिए। मुझे हमेशा पेरेंट पता होना चाहिए, और पेरेंट में कन्फ्यूज़ हो सकता हूँ। जैसे अभी हम कन्फ्यूज़ हुए ना कि पेरेंट कौन होगा, हम कन्फ्यूज़ हो गए।
तो वो गलती है। तो क्या मैं इसको भूल जाऊँ एकदम सारा का सारा? कोई और तरीका है? मैं इसको भुला दूंगा सारा, कोई नया तरीका है? मैंने कहा हाँ, एक और आसान तरीका है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं कभी। एक और आसान तरीका है जहाँ पर मैं पेरेंट के बिना ही डिलीट कर पाऊंगा, जहाँ पर मैं पेरेंट के बिना ही डिलीट कर पाऊंगा। मैंने बोला इसको रिमूव करने का एक और तरीका है, एक और आसान तरीका है, जहाँ पर आप क्या करते हो, आपको पेरेंट अगर नहीं पता होता ना, तो पेरेंट कैसे निकालते हो? आप सिंपल बोलते हो कि भाई पेरेंट किसके इक्वल होगा? पेरेंट विल बी इक्वल टू चाइल्ड एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है डॉट पेरेंट। तो इसको यूज़ करके आप पेरेंट फाइंड आउट कर लोगे। तो आपने सिंपल जाके बोल दिया कि भाई पेरेंट, पेरेंट कैसे निकला होगा? पेरेंट आप निकला होगा भाई जो भी आपका चाइल्ड है उसका डॉट पेरेंट, उसके ऊपर आपने मेथड लगा दिया रिमूव मेथड, और रिमूव कर दिया आपने किसको? चाइल्ड को। ठीक है, ये आपके होमवर्क में, ये आपके होमवर्क में कि रिमूव मेथड से हम कैसे रिमूव कर पाएंगे हमारी चाइल्ड एलिमेंट को, एक बार ये आपको फाइंड आउट करना है। अब तक हमने क्या क्या सीख लिया उसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि किस प्रकार विंडो ऑब्जेक्ट होता है, बॉम होता है, डॉम होता है। हमने उसके बाद सीखा कैसे हम डॉम के अंदर उसके बाद हमने सीखा उसका डॉम को हमने थोड़ा और डेप्थ में सीखा कि अंदर किस प्रकार से कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं, टैग्स के अंदर टैग्स को, टोकन्स के अंदर टोकन्स को, नोड्स के अंदर, तो आपका डॉम तैयार हो जाता है। ठीक है, वो पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। हमने सीखा कैसे हम HTML कोड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे फेच कर सकते हैं। हमारे पास मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे कि हम क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आईडी हैं या क्लास नेम है या फिर टैग का नाम है, तो उन तीनों के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है हमारा क्वेरी सेलेक्टर के केस के अंदर। अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए तो मेरे मेथड का नाम होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, उसके द्वारा मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। लेट्स से HTML के अंदर कुछ कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ, मुझे उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं। गेट करना चाहता हूँ या सेट करना चाहता हूँ, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इनर HTML वाले मेथड नहीं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट वाली प्रॉपर्टी, इनर टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट करना हमने रिट्रीव करना सीख लिया, उसको हमने अपडेट करना सीख लिया, गेट सेट करना सीख लिया, उसको एक्सेस करना भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे एक्सेस हम कर सकते हैं। अगर नया एलिमेंट ऐड करना, नया एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट एलिमेंट का मेथड का यूज़ करके, कैसे ऐड करते हैं अपेंड चाइल्ड वाले मेथड का यूज़ करके, कैसे रिमूव करते हैं रिमूव चाइल्ड वाले मेथड का यूज़ करके, कैसे टेक्स्ट नोड क्रिएट करते हैं क्रिएट टेक्स्ट नोड वाले मेथड का यूज़ करके, कैसे अल्टरनेट क्या है क्रिएट टेक्स्ट नोड का, कि ऐसे हम टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें। राइट, अगर अपनी खुद की पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंसर्ट एडजेसेंट HTML मेथड का यूज़ कर सकते हैं। रिमूव चाइल्ड मेथड आपको सिखा दिया, रिमूव मेथड आपको होमवर्क में दे दिया। राइट, तो HTML स्पेसिफिक केस के अंदर हमें चेंजेस करने आ चुके हैं। अगर हमारे सामने कोई HTML का कोड पड़ा हुआ है तो हम उसमें एक नई नोड क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें नई नोड इंसर्ट कर सकते हैं, हम कोई नोड डिलीट कर सकते हैं, हम किसी नोड को एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी नोड को अपडेट कर सकते हैं। हमें क्रिएट करना आ चुका है, हमें रीड करना आ चुका है, हमें डिलीट करना आ चुका है, हमें अपडेट करना आ चुका है HTML कोड के अंदर। राइट, तो हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट इज कि हम CSS के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, कि मेरे पास CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं स्प्रेडशीट के अंदर, स्टाइल शीट के अंदर सॉरी, या फिर आपके स्टाइल टैग के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर। राइट, और उनको मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये समझते हैं। तो मैंने बोला अगर मुझे स्टाइल करना है हमारे पेज कंटेंट को यूजिंग JS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करना है, ये नहीं कि CSS के अंदर चेंजेस कर दिया हमने सीधा जाके, नहीं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके स्टाइलिंग चेंजेस करने हैं। कैसे होगा? मैंने कहा बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। क्या क्या है बताना एक बार। हमने कहा मेरे पास है कि मैं स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँ, डॉट स्टाइल का। राइट, मैं चाहूँ तो CSS टेक्स्ट का यूज़ कर लूँ, मैं चाहूँ तो सेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर लूँ, मैं चाहूँ तो क्लास नेम का यूज़ कर लूँ, मैं चाहूँ तो क्लास लिस्ट का यूज़ कर लूँ। राइट, तो मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं, इन सभी का प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मैं स्टाइलिंग में चेंजेस कर सकता हूँ, मैं स्टाइलिंग में चेंजेस कर सकता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जो कि फिर दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी पता ही है, स्पेसिफिसिटी के बारे में। हमने जब आपको CSS पढ़ाई थी कि स्टाइलिंग के चेंजेस किस प्रकार करते हैं। हम चाहें तो एक्सटर्नल स्प्रेडशीट हम बना सकते हैं, हम चाहें तो एक्सटर्नल स्प्रेडशीट हम बना सकते हैं, हम चाहें तो इनलाइन CSS का भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो इंटरनल CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि इनमें सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है। अगर मैंने लेट से कहीं पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ डाल दी, इनलाइन CSS का यूज़ कर लिया, तो उसकी पावर एक तरीके से लेमन लैंग्वेज के अंदर इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ पर लेट से सेम टैग के लिए कुछ चेंजेस किए, यहाँ पर लेट से सेम टैग के लिए कुछ चेंजेस किए, यहाँ पर लेट से सेम टैग के लिए कुछ चेंजेस किए। लेट से मान लो कि मेरे पास एक H1 है, या फिर लेट से मेरे पास एक डिव है, मैंने बोला इसका कलर ग्रीन होगा, इसका कलर ऑरेंज होगा, इसका कलर वाइट होगा।
तो हमेशा कौन सा पिक होगा, स्पेसिफिसिटी वाले केस के अंदर आपका इनलाइन सीएसएस की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो आपका कलर हमेशा ऑरेंज होने वाला है। तो वो स्पेसिफिसिटी हमें याद होनी चाहिए, आपको वो रिवाइज होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक बार आगे बढ़ेंगे और आपको समझाते हैं किस प्रकार से हम चेंजेस कर सकते हैं। मैंने कहा चलो कोड करते हैं, ऐसे थ्योरेटिकली तो मज़ा आएगा नहीं, कोड करेंगे तो समझ में आएगी चीज़ें, नहीं तो नहीं आएंगी। हम गए वापस यहाँ पे और हमने बोला कि भाई मेरे को करना है इंस्पेक्ट, और मैंने जाके बोला कि ये टेक्स्ट कौन सा है, ये टेक्स्ट कौन सा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंसोल में जाके मैंने क्या बोला, कंसोल में जाके मैंने क्या बोला कि भाई लेट कंटेंट इज इक्वल्स टू $0, $0 से जो सिलेक्टेड एलिमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, मैंने कंटेंट को यहाँ पर प्रिंट करा लिया, ये पड़ा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है H1 एलिमेंट, ठीक है, ये टेक्स्ट एलिमेंट डॉट रिमूव नाम का H1 के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई साहब कंटेंट की जो डॉट कर दिया मैंने, इसका जो स्टाइल प्रॉपर्टी है और इसका जो कलर है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया रेड। अब मुझे बताओ क्या इस लाइन को लिखने से मेरा इस हेडिंग का कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इस प्रकार मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, स्टाइलिंग प्रॉपर्टी चेंज कर दी। मैंने बोला कि कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू वाइट। क्या हुआ? वाइट। बिल्कुल भैया, हो गया वाइट। तो इस प्रकार हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, जो सबसे पहला तरीका मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया, सबसे पहला तरीका आपको दर्शाया कि डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ कर दूंगा मैं, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने स्टाइलिंग में चेंजेस कर दिए हैं, स्टाइलिंग में चेंजेस किए आपके सामने जस्ट अभी के अभी। पर इशू क्या है, ड्रॉबैक क्या है? यू कैन मॉडिफाई ओनली वन CSS प्रॉपर्टी विद दिस स्ट्रैटेजी। एट अ टाइम आप सिंगल ही कर पा रहे हो, राइट। एट अ टाइम सिंगल ही कर पा रहे हो कि भाई कंटेंट के स्टाइल का कलर रेड कर दो, एक ही हुआ। कंटेंट स्टाइल बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। एट अ टाइम आप सिंगल ही कर पा रहे हो, मल्टीपल नहीं कर पा रहे हो। जैसे आगे बढ़ेंगे मल्टीपल भी कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो हमने सीखी थी, सेकंड जो लिस्ट के अंदर पड़ी थी, वो क्या था वो समझते हैं। उसका नाम था CSS टेक्स्ट। वो एक बार अप्लाई करते हैं, थ्योरी नहीं बता रहे दोबारा यार, अब सिर्फ अप्लाई करेंगे और समझ जाएंगे। हमने बोला कि मैंने क्या बोला, कंटेंट के ऊपर जो स्टाइल है, और मैंने बोला कौन सी प्रॉपर्टी, CSS टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इसको हमने अप्लाई किया और हमने बोला क्या क्या चेंज करना चाहते हैं। हमने बोला जी कलर जो है, कलर को कर दो ग्रीन, ठीक है, और ऐसा करो जो बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर दो तुम येलो, उसे कर दो तुम येलो, और ऐसा कर दो जो तुम्हारा फॉन्ट साइज़ है, जो तुम्हारा फॉन्ट साइज़ है उसे कर दो 4 AM। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ा भैया? ग्रीन कलर बोला था, ग्रीन कलर हो गया भैया, बैकग्राउंड कलर येलो बोला था, वो भी हो गया, और टेक्स्ट आपने बढ़ाने को बोला, वही हो गया। तो इस प्रकार मल्टीपल चेंजेस, मल्टीपल स्टाइलिंग चेंजेस हमने सिंगल लाइन के अंदर ऐड कर दिए। पुराने वाले में ड्रॉबैक क्या था, जहाँ पर हम कंटेंट डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज़ कर रहे थे, वो यहाँ पर इशू ये था कि हम प्रॉपर्टी लिख के अगर करने की कोशिश करें तो एट अ टाइम हम सिंगल प्रॉपर्टी में चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम CSS टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो एट अ टाइम हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ये क्या मेरे पास कोई और तरीका है, सवाल ये क्या मेरे पास कोई और तरीका है? मैंने कहा जी हाँ, और भी तरीके पॉसिबल है। तो क्या है बताओ? अगला तरीका है सेट एट्रीब्यूट, वो भी ट्राई कर लेते हैं। हमने बोला जी हमारा जो कंटेंट वाला एलिमेंट है उसके ऊपर हम सेट एट्रीब्यूट वाला जो प्रॉपर्टी है उसको चला रहे हैं, फंक्शन है जो उसको चला रहे हैं, मेथड जो है उसको चला रहे हैं। हमने क्या बोला, क्या करना चाहते हो, कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो? भैया स्टाइल एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हैं। क्या स्टाइल करना चाहते हो? हम लोग कलर जो है उसको हम वापस वाइट करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। हुआ वाइट, हुआ वाइट। भैया वाइट तो हो गया और बाकी सब कुछ चेंज क्यों हो गया? मैंने कहा बड़ी सोचने वाली बात है। वैसे चलाते हैं दोबारा। ये हमने ऐसे लाया और हमने इसको एक बार ऐसे चला दिया, अभी भी कुछ गड़बड़ है, सिंटेक्स में गड़बड़ लग रही है भैया। मैंने कहा चलो वेरीफाई कर लेते हैं, सेट एट्रीब्यूट चेक करते हैं, सेट एट्रीब्यूट MDN, आ जाओ। किस प्रकार चलाना है इसको? हमने बोला कि सेट एट्रीब्यूट नेम, ये आ गया जी आपका। हमने बोला स्टाइलिंग करना चाहते हैं हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं। हमने क्या बोला, सेट एट्रीब्यूट क्लास डेमो। आप चाहें तो सेट एट्रीब्यूट सिर्फ स्टाइलिंग के लिए यूज़ नहीं होता, अगर आप चाहें तो इसमें क्लास का नाम ऐड करना चाहें क्लास का नाम ऐड कर सकते हैं, ID ऐड करना चाहते हैं ID ऐड कर सकते हैं, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टाइलिंग के लिए ही इसको यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पूरा सिंटेक्स आ गया, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, ज़रूरी नहीं सिंटेक्स याद रखें, कभी कभी इंसान से गलती भी होती है भाई। ये हमने बोल दिया, ये रहा सिंटेक्स। हमने क्या किया, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है। चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला भैया, बिल्कुल चला, क्यों नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। हमने बोल दिया बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, हम कलर भी एक बार रेड कर दें तो क्या होगा, सब कुछ इनविजिबल हो जाएगा। कलर क्यों ही कलर रेड फिर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हम समझ पाए कि स्टाइल को इस प्रकार करना है। अगर मल्टीपल चीज़ें एक साथ रखना चाहते हो तो भैया कॉपी कर दो, तो कॉपी करो, तो कॉपी करो भाई। तो मल्टीपल चीज़ें अगर एक साथ रखना चाहते हो तो कॉपी करो भाई, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपने बोल दिया कलर ऑरेंज रखना और बैकग्राउंड कलर रेड रखना, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गई है, बहुत बढ़िया। पर ये सेट एट्रीब्यूट वाला जो मेथड है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप मान लो आईडी ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से आईडी ऐड कर सकते हो। आपने बोला कि कंटेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आपने ऐड कर दी कि मेरे को आईडी ऐड करनी है, मेरे को आईडी ऐड करनी है। और आईडी क्या करनी है ऐड, इसके अंदर हमने बोला आईडी ऐड करना चाहता हूँ मैं, कुछ भी ऐसा हमने नाम दे दिया कि हेडिंग की आईडी, ऐसे रैंडमली कुछ भी दे दिया मैंने ताकि हम चेक कर पाएँ आराम से, ठीक है। तो हमने आईडी दे दी इस कंटेंट की, हेडिंग की आईडी। चेक करते हैं एक बार, अगर मैं इस पर क्लिक कर एलिमेंट पे जाऊँ तो क्या यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग की आईडी लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यानी मैं ये जो सेट एट्रीब्यूट टैग है इससे सिर्फ स्टाइलिंग के लिए यूज़ नहीं करता, मेरे पास मल्टीपल चीज़ें, कोई भी एट्रीब्यूट अगर मैं सेट करना चाहूँ तो मैं इसके द्वारा कर सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? आई थिंक समझ में आती होगी। बट यहाँ पर एक गड़बड़ है, हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न को कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न को कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास दो अलग से और टूल्स अवेलेबल हैं, अलग से दो मेथड्स, अलग से दो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। लास्ट जो हमने दो बचा के रखी हैं दिखाते हैं आपको। हमने अभी तक सीख लिया है स्टाइल प्रॉपर्टीज़ के मामले में के बारे में, स्टाइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जहाँ पर हमने बोला कि हम कोई भी एक सिंगल प्रॉपर्टी को उठा के बोल सकते हैं कि भैया कलर आपका रेड है, बैकग्राउंड कलर आपका वाइट है, ऐसा करके, राइट। इशू ये है, ड्रॉबैक है कि सिंगल ही आप चेंज कर पा रहे हैं, मल्टीपल नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमने CSS टेक्स्ट को पकड़ा, जहाँ हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया। एक और तरीका हमारे पास है सेट एट्रीब्यूट का, जहाँ पर फिर दोबारा मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि सिर्फ स्टाइलिंग नहीं, और भी आईडीज़ ऐड करना, क्लास का नाम ऐड करना, वो सब इसके द्वारा आप कर सकते हैं, राइट। ये भी किया जा सकता है। हम लोग क्लास नेम और क्लास लिस्ट बच गया, ये दो चीज़ें बची हुई हैं, पेंडिंग है, इनको फटाफट कंप्लीट करते हैं, इनको फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो क्लास नेम के बारे में पहले समझते हैं, क्लास नेम होता क्या। हम यहाँ पे आए, हमने बोला कंटेंट डॉट, क्या होता है इससे, भैया एम्प्टी आ रहा है, भैया एम्प्टी आ रहा है, समझते हैं क्या इसका मतलब। इस कंटेंट की कोई क्लास ही नहीं होगी। तो हम यहाँ पे अगर जाएँ तो यहाँ पर सिर्फ आईडी दे रखी है आपने, कोई क्लास नहीं दी हुई है आपने, राइट। लेट से मैं इसको पकड़ लूँ, अगर किसको पकड़ें, किसको पकड़ें, इसको पकड़ लें क्या, या फिर वापस चलते हैं वहाँ पे रेजर पे, बड़ी अच्छी वेबसाइट है रेजर पे की, प्यार है रेजर पे से मुझे। हमने इसको बंद किया, हमने इसको बंद किया, हमने इसको बंद किया, हमने इसको एक बार रीलोड कर लिया, हमने बोला इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट कर लिया, और इंस्पेक्ट करके हमने देखा कि कहाँ पर मल्टीपल क्लासेस विजिबल है, कहाँ पर मल्टीपल क्लासेस विजिबल है। हमने बोला कि यहाँ पर इस क्लास की अगर बात करें, फर्स्ट फोल्ड और CSS जो भी अजीब सा नाम है, दो क्लासेस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, राइट। ये दो क्लासेस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एक और दे दिए, मैं इसको आसान करता हूँ, ठीक है, मैं इसको आसान करता हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर ABC, मैंने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो टोटल 5 क्लासेस हो गई यहाँ पे। एक का नाम है फर्स्ट, एक का नाम है सेकंड, एक का नाम है थर्ड, एक का नाम है फर्स्ट फोल्ड, एक का नाम है CSS, और अजीब सा जो भी EUI लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल 5 क्लासेस यहाँ पर मुझे दिख रही है। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको चाहूँ तो फटाफट से लेट कंटेंट इज इक्वल टू $0 करके इक्वेट करा सकता हूँ, हो गया। मैंने इसको बोला कि कंटेंट को एक बार प्रिंट करो, कंटेंट के अंदर ये पड़ा हुआ है, इसकी 5 क्लासेस है और ये कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने बोला अगर यहाँ पर मैं जाके लिख दूँ कंटेंट डॉट क्लास नेम तो क्या होगा, नाम से पता लग रहा है क्लास के नाम प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर टोटल 5 क्लासेस, इन 5 क्लास के नाम मिलने चाहिए मुझे। तो क्या मिला, हमें एक स्ट्रिंग मिल रही है, हमें एक स्ट्रिंग मिल रही है जिसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 नाम है। ये एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग है। हर एक नाम को मैं कैसे निकाल पाऊंगा, हर नाम स्पेस सेपरेटेड है, तो कैसे निकाल पाऊंगा भाई, सिंपल है, स्ट्रिंग का स्प्लिट मेथड होता है ना, उसको निकालो। मैंने कहा ठीक है। क्या दिखता है कि मुझे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रिंग दिख रही है स्पेस सेपरेटेड। तो अगर मैं टाइप ऑफ कर दूं, टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ मेरा कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट डॉट क्लास नेम, क्या आता है, एक स्ट्रिंग आता है। कॉमन सेंस है, ये पूरी स्ट्रिंग दिख रही थी, वेरीफाई कर लिया कि हमने स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट मेथड लगा सकते हैं, कंटेंट डॉट
क्लास नेम डॉट स्प्लिट क्या दिखता है कि हमने सारे के सारे क्लास नेम्स को अलग कर लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हमने इक्वल कर लिया किसी एलिमेंट के, ठीक है। हमने बोला कि लेट क्लास नेम्स इज इक्वल्स टू कंटेंट डॉट स्प्लिट, नहीं दोस्त, कंटेंट डॉट क्लास नेम डॉट स्प्लिट। अब ठीक है, क्या हुआ ये, अब ठीक है, डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब हमने क्लास नेम्स को अगर प्रिंट कर दिया, बढ़िया। तो अब ये पूरा का पूरा एक एरे बन गया। उस एरे के अंदर 1 2 3 4 5 6, बस पहला वाला स्पेस फालतू आ रहा है, उसको मुझे हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकता हूँ मैंने पहले स्ट्रिंग को ट्रिम कर लिया, मैंने इसको ट्रिम कर लिया, क्लास नेम हमने बोला इसको पहले ट्रिम कर लो, उसके बाद स्प्लिट करना। ट्रिम कर लिया, अब मैंने हटाया, 5 आ गए, पहले 6 आ रहे थे ना, यहाँ पर ये स्पेस भी आ रहा था, ये हटा दिया हमने इसको इक्वल कर दिया, क्लास नेम इक्वल्स टू कंटेंट डॉट क्लास नेम डॉट ट्रिम डॉट स्प्लिट। बढ़िया। तो हमने पाँचों के पाँचों क्लास नेम्स इस क्लास नेम वाले वेरिएबल के अंदर डाल दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर मुझे इसको ऊपर आइट्रेट करना है, अगेन सिंपल यार, फॉर लूप की तरह मैं आइट्रेट कर सकता हूँ, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्लास नेम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, और आप उसके ऊपर आइट्रेट कर पाएंगे, राइट। फॉर लूप ऑलरेडी आपको सिखा रखा है मैंने, उस लूप का यूज़ करके आप इस क्लास नेम्स के एरे के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या चाहिए, क्लास नेम जो है बेसिकली आपको एक जितनी भी क्लासेस लिखी होती हैं, आप उस आपके पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उस सारी क्लासेस आपको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पे देखा, ठीक है। इशू ये है कि सारी के सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्पेस सेपरेटेड है, राइट। तो पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल क्लास नेम्स के अंदर, उसके लिए पहले मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करके मैंने इसको क्लास नेम्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, एरे बन गया मेरे पास। अब अगर मैं चाहूँ तो कोई और नई क्लास इस एरे के अंदर ऐड कर सकता हूँ, कुछ चाहूँ तो इस एरे के अंदर कोई पुरानी क्लास डिलीट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, राइट। पर ये तरीका बहुत बेकार है, क्योंकि उस नई क्लास को ऐड करने के बाद वापस मुझे इस एरे को एक स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बड़ा बेकार तरीका है क्लास नेम वाला। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो क्लास नेम यूज़ करने का, तो मैं क्लास नेम यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं क्लास लिस्ट यूज़ करूँगा। सवाल है क्यों, समझते हैं। मैंने कहा कंटेंट क्या था भैया, कंटेंट ये है, इसमें 5 क्लासेज है। मैंने कहा कंटेंट के अंदर अगर मैं क्लास लिस्ट की बात करूँ तो क्या होगा भैया, ये क्या देता है आपको भैया, ये आपको एक प्रकार की लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रहा है, लिस्ट ऑफ सारी की सारी क्लास नेम्स दे रहा है। एक एरे ऑफ क्लास आपको रिटर्न करता है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, टाइप ऑफ कंटेंट डॉट क्लास नेम, सॉरी क्लास लिस्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो इसके ऊपर आइट्रेट आप फिर दोबारा फॉर लूप के द्वारा कर सकते हैं, राइट। इसके ऊपर आइट्रेट आप कर सकते हैं, एक प्रकार एरे आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस पूरे एरे के ऊपर अगर आप कुछ भी करना चाहें, पुश करना चाहें पुश कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर मेथड्स कौन कौन सा अवेलेबल होते हैं आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। आपके पास मेथड कौन कौन सा अवेलेबल होते हैं आपको बता देता हूँ मैं। तो मैंने बोला रिटर्न क्लास लिस्ट जो है आपको रिटर्न करता है एरे ऑफ क्लासेस, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ पुश करना चाहें तो आपका इस मेथड अवेलेबल है ऐड, अगर आप कुछ रिमूव करना चाहें आपका इस मेथड अवेलेबल है रिमूव, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग मेथड आपको यहाँ पर अवेलेबल है, इसका नाम है टॉगल, जो कि क्या करता है, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको ऐड कर देगा, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट था तो उसको डिलीट कर देगा। इस प्रकार का इंटरेस्टिंग बिहेवियर है इसका। और एक और मेथड आपको अवेलेबल है कंटेन्स, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस एरे के अंदर, आप चेक कर रहे हैं कंटेन्स मेथड से, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये थी आज की कहानी यार। एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको, ठीक है। छोटा सा ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने स्टार्टिंग करी विंडो के साथ। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपका ब्राउज़र इसको क्रिएट करता है ताकि आप ब्राउज़र विंडो को कंट्रोल कर पाएँ यूजिंग दिस विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। आपके पास डॉम है, जो कि क्या होता है, बेसिकली आपने अपने वेब पेज को कन्वर्ट कर दिया जेएस ऑब्जेक्ट के अंदर, आप उसको डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, और उससे चीज़ों को एक हायरार्की के अंदर विजुलाइज कर पा रहे हैं कि टॉप में एलिमेंट कौन सा है, कौन सा एलिमेंट किसका पेरेंट है, कौन सा एलिमेंट किसका सिबलिंग है, राइट। हम बॉम की बात करें तो बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आप जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से इंटरेक्ट कर सकती है, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से बात कर सकती है ऑन सम मैटर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ द वेब पेज। बहुत बढ़िया। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में थोड़ा इन डेप्थ और पढ़ा हमने, कैसे कैरेक्टर्स टैग्स में कन्वर्ट होते हैं, टैग्स टोकन्स के अंदर यूजिंग टोकनाइजर,
और टोकन्स नोड्स के अंदर नोड्स क्यूमुलेटिव आपका एक डॉम क्रिएट कर दिया, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अगर हम फेच करना चाहते हैं, HTML स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं कि HTML मुझे कंट्रोल करनी है यूजिंग JS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो पहले मैं कुछ रिट्रीव अगर करना चाहूँ यूजिंग ID में कर सकता हूँ, यूजिंग क्लास नेम में कर सकता हूँ, यूजिंग टैग नेम में कर सकता हूँ। मेथड का नाम क्या है? गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और कोई तरीका? मैंने कहा मेरे पास क्वेरी सेलेक्टर नाम की भी एक चीज़ अवेलेबल है। उस क्वेरी सेलेक्टर मेथड में अगर आप इनपुट में ID दें या क्लास नेम दें या फिर टैग नेम दें, तब भी आप अपने एलिमेंट को रिट्रीव करवा सकते हैं। बिहेवियर क्या होगा कि सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं तो आपको हमेशा पहला वाला ऑब्जेक्ट जो मिलेगा फाइंड करेंगे आप, वही रिटर्न होने वाला है, मल्टीपल रिटर्न ही होंगे। अगर मुझे मल्टीपल रिटर्न करवाना है तो मेरे पास एक तरीका है क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड, इसके द्वारा मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकता हूँ। बढ़िया। अब मुझे किसी एलिमेंट को फाइंड करना तो आ गया, या बहुत सारे एलिमेंट को फाइंड करना तो आ गया, उनको अपडेट कैसे करूँ? अपडेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज, इनका नाम है इनर HTML, जिससे HTML कंटेंट अपडेट कर सकते हो। अगर टेक्सचुअल कंटेंट अपडेट करना है तो आपका कॉन्टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट, आपके पास दो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, इनके द्वारा आप टेक्सचुअल कंटेंट अपडेट कर सकते हो, राइट। आउटर HTML आपको मैंने होमवर्क में दिया है, ये भी आगे अपडेट करना भी आगे। लेट्स से मुझे कोई नया एलिमेंट क्रिएट करना है, तो नया एलिमेंट क्रिएट कैसे करते हैं? मैंने बोला बहुत आसान है, उसके लिए आपके पास एक मेथड अवेलेबल है क्रिएट एलिमेंट, इसको यूज़ कर सकते हैं, आप एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उस नए एलिमेंट को आप ऐड भी करना चाहते हैं अपने डॉम के अंदर, ठीक है, अपने HTML कोड के अंदर, तो आप यूज़ करते हैं अपेंड चाइल्ड नाम का एक मेथड है इसको। पर यहाँ पर इशू ये कि हमेशा ये आपके पेरेंट के सबसे लास्ट चाइल्ड के अंदर, बेसिकली आपके पेरेंट के अंदर सबसे लास्ट चाइल्ड क्रिएट करता है आपका ये अपेंड चाइल्ड वाला मेथड। मेरे पास कोई कस्टम पोजीशन है जहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, आपके पास एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट HTML। इसमें ये 4 पोजीशन के अंदर आप अपने चाइल्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा कि टेक्सचुअल नोड, टेक्स्ट नोड कैसे क्रिएट करते हैं। 2 तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, पहला क्रिएट टेक्स्ट नोड वाले मेथड का यूज़ करके, दूसरा हमारे टेक्स्ट कॉन्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है, जो कि क्विक था ज़्यादा। उसके बाद हमने सीखा रिमूव कैसे करते हैं, एक रिमूव चाइल्ड वाला तरीका मेरे पास। पर इशू ये है इसके अंदर कि आपको पेरेंट पता होना चाहिए, आपको पेरेंट पता होना चाहिए और आपको चाइल्ड पता होना चाहिए। चलो जिसको रिमूव करना है वो तो हमें पता होगा ही, बट क्या पेरेंट के बिना भी रिमूव कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है? रिमूव मेथड है, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि यार HTML सीख लिया, HTML के अंदर सर्च कैसे करना है आ गया, क्रिएट कैसे करना आ गया, इंसर्ट कैसे करना है आ गया, डिलीट कैसे करना है आ गया, अपडेट कैसे करना आ गया, 5 चीज़ें सीख ली हमने, राइट। अब CSS के अंदर हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स से कि मुझे कोई क्लास नई ऐड करनी है, मैंने एक नई क्लास बनाई, एक स्प्रेडशीट बनाई, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिख दी कि भाई फॉन्ट साइज इतना कर दो, बैकग्राउंड कलर इतना कर दो, बोल्ड कर दो। उस नई क्लास को मैं ऐड कैसे करूँ उस एलिमेंट के अंदर? मेरे पास बहुत सारे तरीके यहाँ पे। मैं चाहूँ तो मैं सिंगल एट्रीब्यूट को चेंज करके ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे स्टाइल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके। मैं चाहूँ बहुत सारी प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ किसी एलिमेंट के लिए, तो इन दोनों तरीकों का यूज़ कर सकता हूँ। या फिर लेट से मैंने शायद स्प्रेडशीट बोल दिया, स्टाइल शीट बोलना था दोस्त, ठीक है। लेट से मैंने स्टाइल शीट के अंदर कोई क्लास अगर कोई बना दिया, क्रिएट कर दिया, उसको मैं अटैच करना चाहता हूँ किसी एलिमेंट के साथ यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो फिर दोबारा मैं क्लास लिस्ट का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ किसी क्लास को, टॉगल कर सकता हूँ और कंटेन्स कर सकता हूँ, राइट। इनको एक बार आपको चलाकर देखना है, ये आपका होमवर्क है। और आज की क्लास में इतना दोस्त, आज आपने सीखा किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैं HTML के अंदर चेंज कर सकता हूँ, किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैं CSS के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ, और कैसे मैं अपने कोड को और डायनामिक बना सकता हूँ। आगे आने क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम यूज़र के एक्शंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं हमारे वेब ऐप के अंदर। आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक मज़ा आया होगा। तो इस क्लास में इतना है मेरे दोस्तों, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। धन्यवाद एवरीवन, बाय, गुड नाइट।